हेलो साथी, मैं गौरव कुमार ट्रिपल ए ब्राइट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोग जानते हो कि हम लोग हर महीने के अंदर हफ्ते की वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। इस बार भी हम वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 22 से लेकर 28 दिसंबर तक की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे बच्चे। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे स्टैटिक को भी कवर करने की, क्योंकि अभी रिसेंटली पेपर हुआ था पंजाब सीनियर असिस्टेंट का, उसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारी ब्राइट अकेडमी की करंट अफेयर से देखने को मिले हैं। कोशिश किया करो, ये भी हमारी जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे, इसको साथ ही साथ कवर करो। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 22 से 28 दिसंबर में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो गई जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। आओ जरा छानबीन करते हैं बच्चे। छानबीन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इनको गोली मारो। अच्छा, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है क्या चीज, हमें सबसे पहला सेक्शन देखने को मिलता है अपॉइंटमेंट, जिसे हम नियुक्ति कहते हैं। बड़ी बड़ी भाषा में इसी को बोलते हैं कि कोई तो इस बार धमाल मचा रहा होगा, इस बार है कि नहीं, कोई चेयरमैन बना होगा, कहीं का सीएम बना होगा, कहीं का पीएम बना होगा, कहीं का प्रेसिडेंट बना होगा। सारी जानकारी उठा के देखते हैं। पहली न्यूज में बताया गया है कि अभी रिसेंटली हमारी जो सरकार है ना, गवर्नमेंट, उसने रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट की है। जो किसकी की है सर? नए आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की। अच्छा, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? आप लोगों ने बच्चे अपने भारत की संविधानिक किताब सुनी होगी, जिसका नाम है, हमारी एक भारत की सबसे बड़ी लॉ बुक है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्या नाम है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए तो रिपब्लिक डे मनाते हैं, है कि नहीं? हर साल मनाते हैं कि नहीं मनाते 26 जनवरी को? अच्छा, इसकी कहानी सुनो। कहते हैं भारतीय संविधान जब पारित हुआ ना, तो भारतीय संविधान के अंदर जब हमने आर्टिकल नंबर 76 को खोल के देखा, तो उसके अंदर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था अटॉर्नी जनरल। अब भाई, अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल पूरे के पूरे भारत का, यानी कि पूरे भारत के अंदर जो हमारी सरकार है ना, सरकार, उसका केस लड़ती है ये। तो इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर। इंडिया का सबसे पहला लॉ ऑफिसर जो होता है बच्चे, वो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है। अब कभी कभी ये भी बेचारा फंस जाता है किसी केस में, तो इसकी सपोर्ट करने के लिए एक बैठी है सॉलिसिटर जनरल। कौन बैठी है? सॉलिसिटर जनरल, जो हमारे अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करती है, सलाह मशवरा देती है, कहती है कि भैया ये केस इस तरीके से करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इस तरीके से संभालो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी कौन है रिसेंटली? तो आपके हैं आर वेंकट रमनी। आर कौन है? वेंकट रमनी जो है, ये रिसेंटली क्या है सर? अभी आपके आर वेंकट रमनी अभी हाल ही में क्या है? आप बोलेंगे सर दिस इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल है। और अभी करंट के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। अभी करंट के कौन है बच्चे? तुषार मेहता जो है अभी करंट के क्या है? आपके सॉलिसिटर जनरल हैं। तो सॉलिसिटर जनरल इनको एडवाइस देता है, और ये भाई साहब आगे चलकर सरकार के लिए, सरकार के फेवर में उनके लिए केस लड़ती है। मान के चलो किसी इंसान ने केस ठोक दिया सरकार पे, जैसे ओ माय गॉड में है कि नहीं, परेश रावल ने केस ही ठोक दिया सरकार के ऊपर, और गॉड के ऊपर केस लड़ गया, वो सरकार से लड़ गया वो। तो उनके केस की तरफ से याद रखना, उनकी तरफ से क्या करते हैं सर? उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो केस लड़ता है उसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ये भारत का पहला लॉ ऑफिसर होता है। सेकंड लॉ ऑफिसर जो होता है वो सॉलिसिटर जनरल होता है। बेचारा ये भी कभी फंस जाता है, तो इसकी मदद के लिए उठाया जाता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को। तो ये थर्ड नंबर का क्या होता है बच्चे? लॉ ऑफिसर है। और इसके नीचे भी आता है जिसे कहते हैं डेप्यूटी, क्या बोलते हैं बच्चे? डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। ये तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर आता है। तो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन हुआ? अटॉर्नी। और सेकंड नंबर पे कौन हुआ? आपका सॉलिसिटर जनरल हुआ। तो कहते हैं कि सर ये कौन है सर? ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। ये तीसरा आपका लॉ ऑफिसर कह सकते हो। इसकी अभी हाल ही में क्या हुई है सर? अपॉइंटमेंट हुई है। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसकी बारे में जानकारी बटोरने की बात करता है। आ जाओ थोड़ा सा जानते हैं। कहते हैं अभी रिसेंटली ना एक कमेटी है हमारे देश की, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। आपको पता है ये सरकार के जो सरकारी पद नहीं होते, गवर्नमेंट पोस्ट होती है जो, और कैसी पोस्ट होती है सर गवर्नमेंट की? जो ऑफिसर स्केल की होती है, अधिकारी पद जो होती है भाई, ऑफिसर स्केल वाली जो पद होती है, उनपे किसी को अगर बैठाना होता है तो उसके लिए आपकी एक कमेटी काम करती है, जिसे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट कहते हैं। हर साल इसे प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयर करते हैं, जो कि अभी करंट में कौन है? नरेंद्र मोदी। इन्होंने अप्रूवल दिया है, अपॉइंटमेंट दी है। किसके लिए सर? सीनियर एडवोकेट है जिनका नाम है देविंदर पाल सिंह, और कौन है सर? आपके कनाके मेदला, रविंद्र कुमार एंड अनिल कौशिक। ये तीनों के तीनों लोग एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बन चुके हैं। किसके सर? हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। यहाँ पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या है सर? सॉलिसिटर जनरल कभी केस कूस में फंस गया तो मदद के लिए यहाँ पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल 3 लोगों को बैठाया गया है। ये बढ़िया लेवल पे काम करेंगे। ये अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए वैलिड होगी? 3 साल के लिए। जब से ये अपने ऑफिस को संभालेंगे तब से लेकर ये 3 साल तक के लिए आपकी वैलिडिटी रहेगी इनकी।
इनके कह सकते हो टेन्योर की। कहते हैं कि जो ASG होता है ये सपोर्ट करता है अटॉर्नी जनरल को। देखो यही बताया था ना आपका, एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किसको सपोर्ट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करता है, एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी सपोर्ट करता है बड़े बड़े मामलों के अंदर। और ये सारी की सारी बॉडी किसकी है सर, सरकारी पद के लिए होती है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर में क्या करती है, काम करती है। याद रखोगे इसको। कहते हैं ये पद हमने लिया कहां से बच्चे, तो बोलना ब्रिटेन से अपनाया है। और कहते हैं ये एक्ट, कहते हैं कि सर ये कौन से एक्ट से इसको ऐड किया गया था, तो याद रखना एक एक्ट आया था बच्चे, लॉ ऑफिसर एक्ट 1987 में, और उसी एक्ट के तहत हमारा ये एक बॉडी बनी जिसका नाम पड़ा अटॉर्नी नहीं, लॉ ऑफिसर के बिहाफ पर एक बॉडी बनी जिसका नाम पड़ा आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी एडिशनल सॉलिसिटर भी बोल सकते हो, सॉलिसिटर जनरल बोल सकते हो। ये बॉडी जो है बच्चे ये पार्लियामेंट एक्ट से बनाई गई, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हो सर दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, क्योंकि इसके बारे में, सॉलिसिटर जनरल के बारे में हमारे देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में कहीं बात नहीं की गई, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या बोल सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी कह सकते हैं। अच्छा, भारत के पहले सॉलिसिटर का नाम क्या था सर, भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल के नाम क्या थे, भारत का पहला सॉलिसिटर जनरल कौन था, फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल कौन था, तो CK दफ्तरी थे। कौन से, CK दफ्तरी जो थे ये पहले भारत के क्या थे सर, सॉलिसिटर जनरल माने जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे, ज्यादा टाइम नहीं करेंगे वेस्ट, क्योंकि स्टैटिक भी कवर करना है, साथ साथ न्यूज भी देखनी है। आ जाओ भाई, कौन है ये, PV सिंधु इलेक्ट हुई है किसके लिए सर, अभी रिसेंटली ये चेयर करेंगी कौन से ऑर्गेनाइजेशन को, BWF, जिसका पूरा नाम होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, या कह सकते हो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बैडमिंटन। ये एक ऐसी बॉडी है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बैडमिंटन गेम ऑर्गेनाइज करवाती है। जैसे हमारे देश के अंदर क्रिकेट को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, ICC, और इंडिया के अंदर कौन खिलाती है सर, वो है आपकी BCCI। वैसे ही आपके वर्ल्ड लेवल पर बैडमिंटन खिलाती है ये, और इंडिया के लेवल पर खिलाती है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया में खिलाती है और ये वर्ल्ड लेवल पर खिलाती है। तो ये जो BWF है ना, जिसके अंदर एथलीट वगैरह के कमीशन वगैरह होते हैं 2026-29 के लिए, कहते हैं कि इस बार PV सिंधु जो है उनको इलेक्ट किया गया एज अ चेयरपर्सन, या कह सकते हो चेयर करेंगी जो BW एथलीट कमीशन। कब तक के लिए सर, 3 साल के लिए, 2026 से लेकर 29 तक। आज जो न्यूज देखते हैं फिर इसका स्टैटिक कवर करेंगे BWF का। कहते हैं 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, यानी 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं आपका, और एक कहते हैं 2019 में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। कौन, पुसराला वेंकटा सिंधु जो है, इन्हीं को इलेक्ट किया गया एज अ चेयर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए बच्चे। जो एथलीट कमीशन फॉर कितने साल के लिए रहेंगी, 3 साल के लिए, 2026 से लेकर 29 तक इनका टेन्योर रहेगा, और इसको चेयर करेंगी। कहते हैं इन एडिशन सिंधु विल एज ऑल्सो सर्व, एक और इनको एक तरीके से सर्विंग पोस्ट मिली है, किस चीज के लिए, एज अ मेंबर भी रहेंगी किसकी सर, BWF काउंसिल की। यानी साथ साथ एक तो चेयर करने का मौका, ऊपर से क्या हो रहा है सर, इनको एक और चीज का मौका मिल गया सर, एज अ मेंबर ऑफ BWF काउंसिल। यानी सोने पे सुहागा बोलते हैं इसको, 2 चीजें कहते हैं ना, 5 उंगली घी में, वही हो गई हमारी किसके साथ सर, PV सिंधु के साथ। कहते हैं लैंड, कह सकते हैं नॉर्मली लैंडिंग द डायरेक्ट वाइस फॉर द प्लेयर एंड द फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडी। यानी पूरी तरीके से इनको एक मौका मिलेगा जिसमें पूरी तरीके से ये इन चीजों को डील करेंगे और लीड करेंगे इस बार के जो गेम होंगे आपके, क्या इसके रिगार्डिंग। कहते हैं सिंधु जी से पहले जो थे वो थे आपके गार्सिया पॉली, उनको पूरी तरीके से सक्सीड कर दिया। अब उन्हीं की जगह किसने ले ली है, हमारी PV सिंधु ने, जो कि अब एज अ सर्व करेंगी। कहते हैं इन्होंने अपना टेन्योर कब से कब तक संभाला था, 2021 से लेकर 25 तक। उसके बाद ये 25 में अपने कह सकते हो अपनी पोस्ट से हटी, और इनकी पोस्ट किसने ले ली सर, हमारी PV सिंधु जी ने। और ये बहुत अच्छी जानी मानी क्या है, खिलाड़ी है। अब थोड़ा सा BWF के बारे में जानते हैं बच्चे। BWF आपको अभी मैंने बताया कि ये आपका क्या है, इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है जो आपका क्या ऑर्गेनाइज कराती है बच्चे, बैडमिंटन ऑर्गेनाइज करवाती है वर्ल्ड लेवल पर। पूरा नाम आपको पता लग गया है, यहाँ पर लिखा भी है। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, तो बोलते हैं सर दिस इज कॉल्ड, आपका क्या है ये, तो याद रखना इसी को बोलते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। कहते हैं ये बॉडी कब बनी थी बच्चे, तो याद रखना ये बनी थी आपकी 5 जुलाई 1934 को। 1934 में ये बॉडी को क्या किया गया था बच्चे, स्टैब्लिश किया गया था, और उस समय इसका नाम था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन इसको बुलाते थे, क्या बुलाते थे, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन बुलाते थे। बाद में 2006 में इसका नाम बदल गया और इसका नाम रखा गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से।
2006 में इसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बोला गया। और कहते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ फेंका गया, हेडक्वार्टर कहाँ पर उड़ रहा है इसका बच्चे, तो याद रखना कुआलालंपुर। कुआलालंपुर जो है सर, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर उड़ता हुआ दिखाई देगा। कौन सी जगह पर है ये, मलेशिया। क्या बताओगे, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है जी। करती क्या है सर, अभी इसके टोटल मेंबर 200 से ज्यादा लोग हैं। इसका मेन काम है वर्ल्ड रैंकिंग जारी करना, इंटरनेशनल रूल्स बनाना। उसके अलावा और क्या करती है, ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करती है, एंटी डोपिंग एंड आपका फेयर प्ले को अच्छे से करवाना। ये सारा का सारा काम किसका है, आपका कह सकते हो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का है। भारत इसका मेंबर 1936 में बना बच्चे। भारत ने कहा कि जी मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, आई लव बैडमिंटन, आपको इंडिया मैं भी करना चाहता हूँ इंडिया के अंदर। इंडिया ने 1936 में इसका मेंबर बनने का हिसाब किया। कहते हैं जैसे 1936 में इसका मेंबर बना, बाद में पता लगा इंडिया में भी बैडमिंटन खिलाया जाने लगा। कहता है एक काम करो, इंटरनेशनल में तो होता ही रहेगा, भारत में भी करवा देते हैं भाई। भारत में हमारे इंडिया के लोगों के लिए तो हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बार काम करने लगी जिसे बोला गया बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। आ रही बात समझ में। भारत की पहली इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट कौन थी, रही थी सर साइना नेहवाल 2012 में। और पहला इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता था, पीवी सिंधु जी ने जीता था। और कहते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके कप होते हैं बच्चे, ऊबर कप होता है एक, तो आपका सुधीर मैन कप होता है, एक होता है थॉमस कप। ये कई सारे कप आपके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप से जुड़े माने जाते हैं। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। थोड़ा सा ध्यान दे देना कि इन्होंने और कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल किया। जैसे पीवी सिंधु ने 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, जैसे रियो 2016 सिल्वर जीता, टोक्यो में 2020 में ब्रॉन्ज जीता। कहते हैं एंड 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप की बहुत अच्छी हिसाब किताब कह सकते हो कि इन्होंने हासिल की। कहते हैं ये इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल बैडमिंटन प्लेयरों में से एक मानी जाती है। कहते हैं शी विल ऑल्सो सपोर्ट, शी विल बी सपोर्टेड बाय देबरा जिली। ये भी है कहते हैं एक और मेंबर है भाई जो देबरा जिली है, नीदरलैंड की है ये। इनको भी एज अ क्या मिला है सर, इलेक्शन कह सकते हैं, इलेक्टेड हुई है एज अ डेप्यूटी चेयर के रूप में। पीवी सिंधु बनी है क्या सर, चेयर बन रही है। चेयर का ऐसा मतलब सर कुर्सी उर्सी नहीं बन रही है, चेयरमैन के रूप में काम करेंगी हमारे कौन से सर, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन को चेयर करेंगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर डेप्यूटी चेयर कौन कर रहा है, तो बोलना देवरा जिल्ली कर रही है, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती है। इनका भी टेन्योर सेम रहेगा, 2026 से लेकर 29 तक का टेन्योर संभालेंगी। आगे आ जाओ, नेशनल अफेयर्स देखते हैं भाई। नेशनल अफेयर्स में कौन कौन सी कानूनी बातें हुई हैं, आ जाओ। WHO सर, ये तो बहुत बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। हाँ जी, बात तो सही है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ल्ड लेवल पर ये क्या करती है सर, हेल्थ वगैरह इश्यूज के ऊपर काम करती है। यही है हमारी WHO। कब बनी बच्चे, 7 अप्रैल को बनी थी, याद रखना। 1948 में बनकर तैयार हुई। हेडक्वार्टर सोचा गया कहाँ फेंके कहाँ फेंके कहाँ फेंके, तो सोचा दिमाग में आया जिनेवा बढ़िया रहेगा। पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड जैसा एरिया स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलता है, अच्छा भी दिखेगा, तो इसी को हेडक्वार्टर कहाँ डाल दिया गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। सोचा गया इसी दिन हम एक काम करते हैं, वर्ल्ड, इसी को हम क्या मनाते हैं, हर साल मनाते हैं सर आपका वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है जी। तो स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, WHO। इसने क्या किया बच्चे, अभी एक ग्लोबल समिट कह सकते हैं सर, ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, एक समिट ऑर्गेनाइज किया है जो ज्यादातर पुरानी जो आपकी होती नहीं है दवाइयां, या कह सकते हो मेडिसिन का मतलब क्या होता है, औषधि, यानी कि पुरानी दवाइयों को लेकर एक ग्लोबल समिट जारी की गई है। बच्चे देखो एक बात बताता हूँ, आपको पता है कि हमारे जो दवाइयों का सिलसिला है ये पुराने समय से चला आ रहा है, यानी कि जब मेडिकल साइंस इतना डेवलप भी नहीं थी तब से दवाइयों का प्रचलन चला रहा है। इंडिया में तो कहते हैं किताब भी लिखी गई थी चरक संहिता के नाम से, जिसमें सर्जरी जैसी चीजों के बारे में भी बताया गया था। और कहते हैं कि इतना ज्यादा तेजी से मेडिसिन लेवल पर काम किया जाता था पुराने समय में कि ये मान के चलो आज तो मिलावटें होती दवाइयों में। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि खांसी की दवाई में कहते हैं कि जो हम लोग वो नहीं मारते व्हाइट वॉश पेंट वगैरह, उनके केमिकल्स पाए गए हैं खांसी की दवाई में, और बच्चे को पिलाया, कम से कम 14-15 बच्चे मर गए इस दवाई को पी के। मतलब आज के दवाइयों में भी कह सकते हो इतना मिलावट होता है, पर पुरानी दवाइयां तो बड़ी हेल्दी बनाते थे। पर ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम छोड़ छोड़ के ना अब बहुत ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं, जिससे बीमारियां तो चलो ठीक हो ही नहीं रही, वो तो अलग बात है, इसके अलावा बीमारी अलग से लगती जा रही है। दवाइयां खा खा के बीमारियां पैदा कर रहे हैं, तो खा किस ले रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम पुरानी मेडिसिन भूल चुके हैं ना,
उसको बचाना है भाई। ट्रेडिशनल मेडिसिन भूल नहीं सकते, वो मेडिसिन हमारी नींव है हमारे देश की, और वही मेडिसिन हमारे देश को और ऊंचा लेके जाएंगी। मेडिसिन सेक्टर को और तेजी से बढ़ाना है, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए मेडिसिन सेक्टर को और ऊंचा करना है। उसी के लिए एक ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज की गई। अब वो समिट कहाँ हुई थी वो भी देखते हैं। कहते हैं अभी हाल ही में एक सेकंड एडिशन हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, और ये ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज किया गया ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर, जो कि नई दिल्ली में हुआ था समिट। कहते हैं इस इवेंट में ऑर्गेनाइज करने वाला, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला WHO तो है ही है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी आ गया भाई। एक मंत्रालय है, आपको पता होगा क्या है सर, मिनिस्ट्री है एक, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। लिखा है ना आपके सामने, क्या है सर, एक मंत्रालय है जिसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से इसको जानते हैं। आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा और जाना भी होगा। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि मेडिसिन सेक्टर को लेकर ये किस चीज़ पर काम करता है और किस तरीके से काम करता है, और उसके बारे में समझते हैं। कहते हैं भारत की एक मिनिस्ट्री है जो मेडिकल एंड हेल्थ को बढ़ावा देने का काम कर रही है। कौन? आयुष। कहते हैं ये 1995 में बनी थी बच्चे। ये मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, ये 1995 में बनी थी। आयुष जो है, आयुष पूरा नाम भी जानेंगे। कहते हैं 1995 में बनी थी। उस समय इसको पता है क्या बोलते थे? इंडियन सिस्टम मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी बोलते थे। इंडियन सिस्टम मेडिसिन ऑन ह्यूमोपैथी बोलते थे, मेडिसिन ऑफ ह्यूमोपैथी। क्या बोलते थे? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी बोलते थे, एंड होम्योपैथी बोलते थे। ये उसका पुराना नाम था। इसका नाम तो बाद में बदला गया था, इसका नया नाम आयुष रखा गया था 2014 में। 1995 में तो ये नाम था, और 2014 में नाम बदलकर इसका नाम रखा गया आयुष। क्या बच्चे रखा गया? आयुष इसका नाम पड़ गया था। और आयुष रखने के बाद ऐसे बोलते हैं इसमें कंप्लीट मिनिस्ट्री बनाई गई थी। 9 नवंबर 2014 को ये सारा का सारा काम हुआ, और इसका मेन मोटिव ये था कि भारत में जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे बड़ी बड़ी बीमारियों का, उनकी बीमारियों के लिए, इलाज के लिए दवाइयां सस्ती करना, ताकि वो आसानी से हमारे गरीब लोगों तक पहुंचे और अपनी बीमारियों का इलाज करा सके। कहते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग इस वजह से मर जाते थे क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से दवाइयां नहीं खरीद पाते थे। तो आयुष का मेन मोटिव यही है, दवाइयां अच्छी क्वालिटी की हो और सस्ती हो, जिससे एक गरीब इंसान भी अपना खुद का इलाज करवा पाए, क्वालिटी अच्छी रखी जाए। इसलिए आयुष का गठन किया गया 2014 में। कहते हैं इसका पूरा नाम है आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और ये सारी की सारी जो चीजें आयुष में लिखी गई हैं, ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन का क्या है सर, आधार है, जो हमारे पुराने समय में दवाइयों का यूटिलाइज करते थे। बोलते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाइयां खाया करो, होम्योपैथी वाला इलाज कराओ, ये आज की दवाइयां मत खाओ जो केमिकल से बनाई जाती है। तो आयुर्वेदा जैसी चीजों के ऊपर काम करती है, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन चीजों पे काम करती है। कहते हैं इसी के रिगार्डिंग एक अंडर द थीम एक टाइटल ऑर्गेनाइज किया गया, रिस्टोरिंग बैलेंस एंड साइंस एंड प्रैक्टिस हेल्थ एंड वेलबींग नेचर को। कहते हैं इंडिया और क्यूबा के बीच में एक ऐसा साइन भी हुआ जो एक्सटेंशन करेगा एमयू को लेकर, और कोशिश करेगा कि आयुर्वेदिक जैसी जितनी भी दवाइयां हैं इनके कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आयुष जो है सर, आयुष जो है वो चेयर भी करेगा कौन सी जगह पर सर, क्यूबन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर और पंचकर्मा सेंटर के अंदर हवाना क्यूबा में, ताकि क्यूबा देश भी चाहता है कि हम भी अपने देश में ज्यादा से ज्यादा किस चीज के ऊपर काम करें सर, ये सारी मेडिसिन कौन सी ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने देशों में पुरानी जो मॉडर्न दवाइयां हैं उसके ऊपर काम करें। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर ये सेक्टर के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़े तो कोशिश याद रखना कि ये सारा का सारा काम इसी चीज को लेकर किया गया था। आगे आते हैं, यूईएफ ट्रेड समिट ऑर्गेनाइज की गई बच्चे 2025 की। यूईएफ क्या होता है? उससे पहले एक और नाम याद रखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF का नाम याद रखो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है बच्चे, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका काम होता है बच्चे इकोनॉमिकल कंडीशन को बरकरार रखना। इकोनॉमिक कंडीशन किसकी सर? जितने भी भारत के अलावा जितने भी देश हैं उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, किसी को पैसे की तंगी ना है, पैसों की स्टेबिलिटी बरकरार रखे पूरी दुनिया में, पैसों को लेकर किसी भी देश में आपका वैश्विक शांति ना बिगड़े, लड़ाई झगड़े ना हो, रोक टोक मेंटेन करना, पूरी तरीके से किसी को गलत रूप में पैसा ना देना, कह सकते हो कि करप्शन जैसी चीजों को इकोनॉमिकल कंडीशन में रोकना, ये सारा काम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। ये 1971 में बनी बच्चे। ये बनी कब थी बॉडी? 1971 में। और इसके फाउंडर माने गए थे क्लॉज शॉब। ठीक है जी, ये इसके फाउंडर माने गए।
और ये व्यक्ति जो है इसी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बात रखी, कहते हैं हेडक्वार्टर भी तो कहीं रखा गया होगा, हेडक्वार्टर भी ऐसी जगह बनाते हैं जहां बिल्कुल शांति रहे, कोई लड़ाई झगड़े में बना ही ना हो। जिनेवा रखा गया स्विट्जरलैंड के अंदर। और एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत करती है, देश के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाती है और गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी चीजों को कम करती है। इसीलिए इसको बनाने की कोशिश की गई थी। इसकी हर साल एक मीटिंग होती है बच्चे, जो हर साल एक ही जगह चुनी जाती है, दावोस। दावोस एक ऐसा देश है जहां पर आज तक किसी भी तरीके का वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, इसीलिए शांति वाली जगह पे हर साल इसकी मीटिंग रखी जाती है। सोचा गया यही मीटिंग का स्थान रहेगा, तो दावोस की हर जगह सबमिट होती है, दावोस सबमिट बोलते हैं। इस सबमिट में हर बार इंडिया पहुंच जाता है ताकि हम भी इकोनॉमिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए इस पे काम करें। और इसी के अंडर में एक बॉडी आती है जिसे हम कहते हैं आपका यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम। इसी को कुछ लोग इसी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं। इसी ने साइन किया एमओयू बच्चे, जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और किसको लेकर साइन किया सर, किसके साथ किया? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी इस बॉडी के साथ। और कोशिश की गई कि भाई इसके अंदर एक यूईएफ ट्रेड सबमिट करेंगे 2025 में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु हमारे देश में हुई। और कहते हैं इसके अंदर सबसे पहली बात है, जो एमओयू साइन किया गया था ये इनके बीच में हुआ। एक तो थे अहमद बुहारी, प्रेसिडेंट हैं जो यूईएफ के, और एक थे आपके डॉक्टर अजमल दस्तगीर, चेयरमैन है आपके इंडिया की तरफ से, जो डेलीगेट कर रहे हैं इस चीज को। कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल के रिगार्डिंग ये डेलीगेट करेंगे इस चीज को। कहते हैं ये जो सबमिट है सर, ये दो टुगेदर 4000 डेलीगेट्स एंड ओवर 20 इंडस्ट्रीज एंड अराउंड 80 ग्लोबल स्पीकर्स, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। और इसकी थीम रखी गई थी उन्नथा तमीजम गम 4TN बाय 2047। फोकस ज्यादा था विजनरी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, और ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर स्टेट एंड बियॉन्ड लेवल पर तेजी से बढ़ाना है। आपको पता है बच्चे, भारत का एक विजन है 2047, जो कि क्या है सर, विकसित भारत को लेकर है। और उसके लिए भारत अपनी पूरी जान लगाकर बैठा है कि 47 तक तो भारत को डेवलप कर ही देंगे। इसके लिए हमें अरावली ही क्यों ना उड़ानी पड़े देख रहे हो, इसके लिए अरावली ही क्यों ना उड़ानी पड़े, उसके लिए पूरी जान लगा देंगे। मतलब पूरी तरीके से हमारा देश लगा पड़ा है कि डेवलप करना ही करना है। ठीक है जी, चलो बढ़िया बात है। पर वो चीज नहीं है कि हम नेचर को नुकसान पहुंचाकर अपने देश को डेवलप करें। ये हमारे देश के एक तरीके से हमारे कह सकते हो हमारे देश की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है अरावली, जिसको हम नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। आज जो शांति बिल एक पेश हुआ है 2025, जो कि एक ओपनिंग सिविल न्यूक्लियर सेक्टर 20 न्यूक्लियर सेक्टर 2 प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर हुआ है। देखो ध्यान से, आपको पता है बच्चे, ये देख रहे हो आप लोग, ये धुआं धुआं सा निकल रहा है बच्चे, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स बोलते हैं। ये करता क्या है, ये इतना भाप स्टीम प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे ग्लोबल लेवल पर हमारे देश में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी को अलग अलग जगह पे भेजकर बिजली प्रोड्यूस की जाती है, जिससे दुनिया भर में बिजली का डेवलपमेंट, बिजली बढ़ना, इससे आपका देश में पॉल्यूशन जैसी चीजों को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर इससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाएंगे तो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा कोयला खदान और कोयले केमिकल माइंस वगैरह का कम इस्तेमाल होगा, जिससे ग्लोबल लेवल पर आपका कार्बन की कमी होगी। और कार्बन हमें वैसे भी नेट जीरो करना है 2070 तक, इसके लिए पूरी जान लगाकर बैठे हैं ताकि हमारे देश में एनर्जी लेवल का जो पोटेंशियल है वो बहुत तेजी से बढ़ जाए। इस चीज पे कमांड ज्यादा की जा रही है। अच्छा, और न्यूक्लियर सेक्टर में तो हमारा देश और तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपको पता है न्यूक्लियर सेक्टर की जब भी बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक नाम घुसता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा, तो इन्हीं के नाम से ऐसा बताते हैं बच्चे, ये जो व्यक्ति है ना, इसी को बोलते हैं फादर ऑफ, ठीक है जी, इनको हम कभी कभी एक और बात बोलते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है जी, इन्हीं को न्यूक्लियर सेक्टर का फादर भी कहा जाता है। यानी अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये न्यूक्लियर कंडीशन में, न्यूक्लियर सेक्टर में इन्होंने अपना बहुत ज्यादा क्या प्ले किया है सर, रोल प्ले किया है। और न्यूक्लियर सेक्टर में तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा लेवल पर इस चीज को बढ़ाने की कोशिश की है। कौन सर, आपके कभी पूछा जाए कि कौन है सर वो, तो ये यही है। इन्हीं को हम कभी कभी एक और नाम से भी जानते हैं, दिस इज ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। इन्हीं को फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया का टाइटल भी इन्हीं को दिया जाता है। आ रही बात समझ में? डॉक्टर आपके कौन है, होमी जहांगीर भाभा। कहते हैं इन्हीं की वजह से आज भारत में न्यूक्लियर सेक्टर बहुत डेवलप हो पाया है और इतने हाई लेवल पर हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि इसके लिए हमारा देश विकसित भारत की तरफ और तेजी से डेवलप होता जा रहा है। आपको पता है भारत का एक इनिशिएटिव अभी मैंने डिस्कस किया, विकसित भारत 2047, और इसका भी
इसको और तेजी से बढ़ाने के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा जोर मारा है न्यूक्लियर सेक्टर पे। हमारा देश इस चीज पे बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा है बच्चे, क्योंकि उनको पता है न्यूक्लियर सेक्टर पे जितना काम करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उतना ही ज्यादा एनर्जी से उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिससे कार्बन भी कम होगा और हम बहुत जल्दी इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसीलिए न्यूक्लियर जैसी चीजों पे कमांड कर रहा है हमारा देश। इसी के लिए एक शांति बिल निकाला है। शांति बिल का मतलब ये मत समझना शांति बनी रहेगी, शांति का पूरा नाम भी है, प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू ने, उन्होंने ग्रांट किया है सर एसेंट किसका सर, सस्टेनेबल हैरेसनिंग कह सकते हो, हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। इसी का पूरा नाम क्या है सर, इसी को शांति बोलते हैं। ये बिल 2025 का है, जिसे पास किया गया है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स यानी लोकसभा और राज्यसभा से। और इसके लिए बिल पास करने के बाद इस बिल में बोला क्या गया है, कहता है कि जो शांति एक्ट आया ना 2025, इसमें प्राइवेट कंपनियां भी हिस्सा ले सकेंगी और ज्वाइंट वेंचर भी कर सकेंगे। जितने प्राइवेट कंपनीज हैं और जितने ज्वाइंट वेंचर्स हैं वो खुद भी चाहे तो इसे अब क्या कर सकते हैं सर, ऑपरेट कर सकते हैं। किसको, न्यूक्लियर सेक्टर को। अदरवाइज पहले न्यूक्लियर सेक्टर पूरा गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में था, उसमें प्राइवेट सेक्टर कभी भी अपने हाथीदारी कह सकते हो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती थी, इसमें शामिल नहीं हो सकती थी। कहते हैं अब ये रूल को पूरी तरीके से हटा दिया गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर अब सरकार के साथ साथ आपके कौन भी जा सकती है, प्राइवेट कंपनी और ज्वाइंट वेंचर भी इसमें शामिल हो सकती है, जो ज्यादा से ज्यादा इसके डिमांड और इसकी प्रोडक्शन को और तेजी से बढ़ाएगी। इसको लाइसेंस और रेगुलेटरी ओवरसाइट जारी कर दिया गया है प्राइवेट कंपनीज और ज्वाइंट वेंचर्स को। ये बिल जो है बच्चे रिप्लेस करेगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 में बना था, जो सबसे पुराना हो चुका। इसका कोई फायदा नहीं है, आपको पता है ये बहुत पुराना है। अब तो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी इतना डेवलप हो चुका है, अब हम तो ज्यादातर किस पे काम कर रहे हैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन पे। ठीक है जी, पुराने वाले जो न्यूक्लियर है आज भी धुआं फेंक रहे हैं, तो अगर हम लोग उसको अभी भी मैनेज करेंगे तो कहाँ से नेट जीरो हो पाएगा। इसीलिए इस एक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कहा सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसको भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं। 2010 में आया था ये एक्ट। कहते हैं एंड ओपन इंडिया न्यूक्लियर पावर सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन। इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कहता है इट टू एक्सपेंड द इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। कोशिश की जा रही है कि हम अपने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 8.9 गीगावाट से बढ़ाकर करीबन 100 गीगावाट तक लेकर जाएं 2047 तक। अभी भी हमारे पास बहुत साल बचे हैं। कोशिश तो यही है कि 8.9 गीगावाट की कंडीशन को 100 गीगावाट तक पहुंचाएं और पूरे देश में क्लीन एनर्जी गोल्स को पूरी तरीके से अचीव करें और इंश्योर करें एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, और कंट्रीब्यूट करें सबसे ज्यादा किस चीज में, नेट जीरो कार्बन टारगेट जो 2070 का लिया हुआ है। और कार्बन को भारत में पूरी दुनिया में क्या करना है बच्चे, जीरो करना है। ये हमारा मेन टारगेट है। आ रही बात समझ में। इसीलिए न्यूक्लियर सेक्टर को इतना तेजी से प्रमोट करना है कि इतना टारगेट हम अचीव कर लें 2047 तक। उसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसीलिए शांति बिल लाया गया। अब देखो दिक्कत ये हो रही थी कि अकेला गवर्नमेंट सेक्टर लगा तो ये तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहा, तो इसने सोचा एक काम करते हैं प्राइवेट वाले को भी ले लेते हैं, पैसा बहुत लगाएगा ये, तो पैसा वैसा लगवाएगा तो आराम से फिर हम लोगों को प्रोडक्शन और जल्दी बढ़ेगी। अकेला गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व करता था तो प्राइवेट इन्वॉल्व नहीं करती थी, हाथ में पैसा वैसा नहीं देती, तो इन्होंने कहा इनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, पैसा ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी और जल्दी विकसित भारत को क्या कर लेंगे, अचीव करेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चे। कहते हैं ये बिल परमिट जो होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा, जो कि 49% तक का क्या होगा सर, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट होगा। देख रहे हो बढ़िया है ना। इसमें एफडीआई भी होगा सर, कितना परसेंट, 49%। तो फिर सीधी सी बात है, इतना पैसा वैसा मिलेगा तो बढ़ेगा ही। कहते हैं शांति बिल में एक और चीज है कि कैपेसिटी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी जो है वो सप्लायर लाइबिलिटीज लिमिट ऑपरेट पेनल्टीज 1 करोड़ तक की होगी, और मैंडेट इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अप टू कितना होगा, 1500 करोड़ पर इंसिडेंट के हिसाब से होगा। ये सारा का सारा इस बिल के अंदर लिखा गया है। देखो बच्चे, एक स्कीम आई थी आप लोगों को पता होगा 2005 में, जिसको कहते थे नरेगा। क्या बोलते थे, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है जी, ये आई थी 2005 में। तो इसका मेन मतलब था कि भारत के अंदर ना जितने भी गांव के अंदर, अब रूरल नाम आ रहा है तो सीधी सी बात है गांव की बात हो रही है। आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा गांव जो है वो कौन से स्टेट में है, यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में डिस्ट्रिक्ट भी ज्यादा है 75, तो गांव भी बहुत सारे होंगे। तो इन गांव के लोगों को ना बेरोजगार रहते थे बेचारे, काम धंधा नहीं मिलता था, तो घर का खाना पीना, घर का पूरा खर्चा नहीं निकल पाता था, दिक्कत बड़ी हो जाती थी बेचारे। जब पैसा वैसा नहीं मिलता था, बीवी भी कोसने लगती थी, भैया तुम कमाते क्या हो, हमारी फैमिली कैसे चलेगी, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जाते काम पे। अब वो बंदा बोल रहा है काम ही नहीं मिल रहा तो क्या करें, तो कहते बाहर जाके कमाओ, जाओ बाहर निकलो यहाँ से, दिल्ली उल्ली भाग जाओ, वहां कमाओ तुम जाके।
दिखाना नहीं शक्ल जब तक बढ़िया सैलरी ना ले आओ, तो बेचारा बाहर काम नहीं जाता था। मैक्सिमम लोग बाहर चले गए कमाने, अब सारा यूपी खाली होता जा रहा है। तो इनने कहा, सरकार ने कहा एक काम करो यार, इनके गांव में भी रोजगार देते जाओ। पता लगा सब सारे के सारे यूपी छोड़ छोड़ के दिल्ली में भागते चले गए, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि कुछ लोग गांव में भी रहना चाहिए। पता लगा गांव, सब गांव वाला हिस्सा पूरा खत्म ही होता जा रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा कि तुम लोग गांव छोड़ के मत आओ, हम तुम्हें गांव में ही रोजगार देंगे। इसके लिए क्या स्कीम लेकर आए? नरेगा। नरेगा लेकर आए तो पता लगा फिर बाद में दिक्कत ये आ गई, भाई ये लोग महात्मा गांधी के उस पे नहीं चल रहे हैं। तो महात्मा गांधी के पथ पे चले, उनके इशारों पे चले, उनकी बातें माने, उनके 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 कह सकते हो सम्मान को, उनके सारी की सारी, उनके सारे के सारे जो दिए हुए पथ है उनको फॉलो करें। तो इसका नाम को चेंज करके रखा गया मनरेगा। क्या करा गया बच्चे? मनरेगा रखा गया, और मनरेगा बनाया गया इसको 2009 में। फिर अब इनका दिमाग खराब हो गया, तो अब ये सरकार कहती है अरे हटाओ इसको, मनरेगा मनरेगा से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। 100 दिन का बोला था, 100 दिन का हम लोग रोजगार देंगे, और 100 दिन का रोजगार देने पे भी आज के लोग हमें कोस ही रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसका नाम फिर से बदलते हैं। अब बीबी कह सकते हो VB, यानी इसका नाम अब क्या रखा गया बच्चे? अब इसका नाम रखा गया है VB जी राम जी। जी राम जी याद रखो, जी राम जी, ये नाम पड़ गया। इसका पूरा नाम क्या है? VB का मतलब विकसित भारत, जी का मतलब क्या हो गया सर? गारंटी, रोजगार का मतलब आर से रोजगार हो गया, ए का मतलब हो गया आजीविका, एम का मतलब हो गया मिशन, और जी का मतलब हो गया ग्रामीण। इसी को बोला गया BVG रामजी बिल, ये लाया गया है। अब इसका नाम फिर से बदल के मनरेगा से रखा गया है क्या सर? BVG रामजी। ठीक है जी, ये पॉलिसी लाई गई है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जो हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने ऑफिशियली इसको परमिट भी दे दिया, कहता है लागू करो इसको, बढ़िया है। इसमें ज्यादा कोशिश करेंगे, रोजगार तो देंगे ही देंगे। अब रोजगार जो पहले नरेगा में, मनरेगा में 100 दिन का मिलता था ना, 100 दिन आपको कोई नहीं निकाल सकता काम से, 100 दिन आप रोजगार मिलेगा, यानी 365 दिन में आप 100 दिन का तो हम सरकार आपको रोजगार देगी। अब इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी। अब इसमें इस वाले बिल में कहा है कि अब आपको 125 दिन तक का रोजगार मिलेगा। कितने दिन का? 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अब आप बढ़िया 25 दिन एक्स्ट्रा काम करो, इसकी भी सैलरी आप उठाओगे। रोजगार के में और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना का क्या किया है सर? ऑफिशियली प्रूव किया है 2025 को लेकर। ये जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर आएगा, यानी कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी को लागू किया गया बच्चे, ताकि भारत में ऐसी ऐसी कंडीशन को और तेजी से बढ़ाया जा सके। कहते हैं ये जो नया रूल है, ये रिप्लेस करेगा पुराने एक्ट को, जिसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते थे। 2005 में आया था, बताया ना इसको, कब आया था ये? 2005 में। नरेगा था, उसको ही मनरेगा 2009 में कर दिया था। तो कहते हैं ये 2009-5 में आया था। कहते हैं एज पर दिस सेक्शन 5(1) क्लॉज के हिसाब से स्टैट्यूटरी वेजेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी इंक्रीज करेंगे सर आपका कब? 100 दिन से लेकर 125 दिन तक आपको रूरल हाउस होल्ड आपको ईच फाइनेंशियल ईयर के दौरान दिया जाएगा। यानी हर साल आपको 125 दिन का क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। कहते हैं इसमें हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर जितने भी होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स होंगे, उन सभी को इसमें 125 दिन का क्या देंगे सर? हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे। हमारे देश की सरकार इतना पैसा देने के लिए तैयार है। कहते बस गांव मत छोड़ के आओ, तुम गांव छोड़ते हो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए गांव में रहो, आपको वहां पर ही आपको रोजगार वगैरह दिया जाएगा। बस डेवलप कर दिया, बिल का नाम बदल दिया गया, मनरेगा से अब इसका नाम रखा गया विकसित भारत, कह सकते हो क्या? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये लाया गया है। ठीक है जी। अब नाम पूछ लेता है कि नाम क्या रखा गया है, बस इसका याद रखना। कहता है इस सेक्शन 6 के हिसाब से ये एक्ट है जो एबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड ड्यूरिंग अ पीक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, इन सारे के सारे कामों में इनको हिस्सा लेने का मौका मिलेगा भाई। कहीं पर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा देंगे, लेबर लूबर में लगा देंगे, हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर काम दिया जाएगा। ये सारी चीजों को बढ़ाने के लिए, यानी लगभग 60 दिनों तक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको इन सारे कामों को लिए आपको पूरी तरीके से इंक्लूड किया जाएगा। ये सेक्शन 6 के हिसाब से था। 125 दिन तक आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इसकी गारंटी देती है सरकार, और प्रोवाइड करेगी सर आपको रेस्ट भी बाकी साल के लिए। आराम से बढ़िया जितना 125 दिन में कमाया उतना खाओ, बाकी आपके जो बचे दिन हैं दोबारा अगला साल आएगा उसमें फिर से 125 दिन का आपको रोजगार दे देगी। बोथ फार्म प्रोडक्टिविटी एंड वर्कर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। आ रही बात समझ में? आ जाओ। अगला क्या है बच्चे? अगले की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि अगली न्यूज क्या कहती है और उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया जो है अचीव कर चुकी है 20% इथेनॉल। इथेनॉल जब भी दिमाग में है ना, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH। बच्चे याद रखना, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसी को हम अल्कोहल भी बोलते हैं, अल्कोहल। दारू, ठीक है, दारू 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 सुना है? रम, रम के बारे में जानते हो? रम, रम है ना। इसका नाम क्या पता है? इसको बोलते हैं रेगुलर यूज मेडिसिन,
यानी दवाई के रूप में इसे यूज करते थे हम लोग पहले रम को, पर अब इसे ठेके में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले तो दवाई थी ना, रेगुलर यूज मेडिसिन, तो कहते हैं कि जब ये पहली बार आई थी तो इसको फार्मास्यूटिकल यानी जो हमारी दवाई देने वाली कंपनियां होती हैं उन्होंने कहा था जब भी किसी को खांसी आए तो 30 दिन तक दवाई पिलानी है। कितने दिन तक? 30 दिन तक दवाई पिलानी है, तो ऑटोमेटिक खांसी ठीक हो जाएगी। बंदे ने एक बार पिया, पहले दिन में ही 30 दिन का कोर्स कर लिया, तो बोला गया तो बंदा बहुत एडवांस है, तो दवाई नहीं, ये तो कुछ और ही समझ के पी रहा है, तो इसको फिर अलग सेक्टर में डाल दिया गया तब से रम बन गई है कि नहीं। तो कहते हैं इथेनॉल जो है सर, ये रिसेंटली ब्लेंडिंग विद किसके साथ? पेट्रोल के साथ किया गया है, और कहते हैं नवंबर 2025 में इसने लगभग 20% से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग विद जो पेट्रोल है नवंबर 2025 में इंडिया ने मैक्सिमम चीजों में अचीव कर लिया है। अच्छा ये है क्या? कहते हैं आप लोग जो गाड़ियां चला रहे हो ना, जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं बच्चे, उस व्हीकल में जब भी आप पेट्रोल डलाते हो तो कभी गौर करना, आपके पेट्रोल की टैंकी पर, टैंक के ऊपर E20 लिखा मिलेगा। E20 कितना लिखा मिलेगा? E20। इसका मतलब क्या होता है? E20 का मतलब होता है बच्चे, इसमें आपका जो पेट्रोल गाड़ी के अंदर डलवा रहे हो ना आप, जैसे कोई आप बाइक चला रहे हो है ना, आपकी बाइक है मान के चलो, इस बाइक पे ये पेट्रोल टैंक है, इस पेट्रोल टैंक पे यहाँ बगल में E20 लिखा मिलेगा। आप जब पेट्रोल डलाओगे ना, इसमें पेट्रोल जो दुकानदार डाल रहा होगा, जो पेट्रोल पंप वाला डाल रहा होगा, उसमें ना 20% तो पता है क्या होगा उस पेट्रोल में? उस 20% उसमें C2H5OH होगा, यानी कि उसके अंदर अल्कोहल होगा, इसे कहते हैं इथेनॉल। और बाकी का जो बचा है ना 80%, वो पेट्रोल जा रहा है आपकी गाड़ी में। इसका मतलब आपकी गाड़ी दो चीजों से चल रही है, पेट्रोल और अल्कोहल से। आ रही बात समझ में? अच्छा 80% मतलब अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलाते हो ना अपनी गाड़ी में, तो जिसमें से 0.20 लीटर जो है वो तो जा रहा है एथेनॉल, और 0.80 जो जा रहा है लीटर वो जा रहा है आपका क्या? पेट्रोल। इससे आपकी गाड़ी में फर्क तो पड़ेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि आपकी जो माइलेज है गाड़ी की वो कम हो जाएगी, इंजन बहुत जल्दी सीज हो जाएगा, वीक, इसमें आपके इंजन के अंदर धीरे धीरे खराबी आनी शुरू हो जाएगी, इसके इंजन के पुर्जे पार्ट वगैरह हिलने शुरू हो जाएंगे, आवाज आएगी खरखर खरखर खरखर। ये सारा काम इसी की वजह से हो रहा है, और ये सरकार इसलिए करना चाहती है कि भैया देखो पेट्रोल हमें पड़ रहा है महंगा, इराक से मंगाना पड़ता है, पैसा बहुत देना पड़ता है बाहर देशों को, हम लोग हो रहे हैं कंगाल, इसीलिए पैसा भारत से ना जाए बाहर की तरफ, हम पेट्रोल भारत में ही कोई ऐसा जुगाड़ लगा ले जिससे गाड़ी वाड़ी हमारे भारत में ही चल जाए। क्यों पेट्रोल लेकर चलना है? तो लोगों को, साइंटिस्ट को बोला रिसर्च करो, कुछ और चीजें मिला सकते हैं क्या गाड़ी के अंदर चलाने के लिए? तो लोगों ने बोला कि हाँ सर, हम 20% इथेनॉल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? इथेनॉल, इससे भी गाड़ी दौड़ेगी। कहते डालो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको क्या पता लग रहा है 20% इथेनॉल है, गाड़ी के अंदर इथेनॉल डाल डाल के गाड़ियां चला रहे हैं। इसी को बोला गया है आपका क्या सर? ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। कितना सर? 20% इथेनॉल को इस हिसाब से चलाया गया। कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है, कहते हैं इसने ऑफिशियल अनाउंस किया है कि इंडिया जो है वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को क्या कर चुका है? 2025 तक अचीव कर चुका है, अचीविंग द टारगेट अहेड ऑफ ओरिजिनल 2030 गोल्स अंडर द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। कहते हैं कि लगभग 2030 में जो इसका गोल है उसका कुछ हिस्सा तो हमने 2025 में पूरी तरीके से क्या कर लिया? टारगेट को अचीव कर लिया। कहते हैं नवंबर 2025 में इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल जो है वो रीच कर चुका है 20%, अप टू कितने से सर? 19.97% से अब कितना अचीव कर चुका है? 20% अचीव कर चुका है अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर में 19.97% था, अब कितना बढ़ चुका है? 20%। कहते हैं विद PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड OMC इज रिसीविंग 45.5 करोड़ लीटर्स एंड 77.8 करोड़ लीटर्स इन स्टोरेज। यानी अभी कितना यूज हो चुका है इसमें? 45.5 करोड़ लीटर जो है वो यूज हो चुका है गाड़ियों के अंदर इतना, और अभी बचा भी देखो कितना है? 77.8 करोड़ लीटर इन स्टोरेज की कैटेगरी में अभी भी क्या है बच्चे? ये पूरी तरीके से क्या है? बचा हुआ है। कोई दिक्कत? ये बात कोशिश रही कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है जी, आ जाओ, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए भाई आगे कहते हैं इंडिया और नीदरलैंड के बीच में अभी हाल ही में MOU साइन हुआ है मैरीटाइम हेरिटेज कॉर्पोरेशन को लेकर। अब ये क्या है बच्चे? आपको एक बात मैं बता दूं, आपको एक बात तो मैं बता दूं कि हमारे देश में ये जो लंबी सी सीमा देखते हो ना, यहाँ तो खैर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आ जाओ थोड़ा सा आपको एक अलग पेज पे समझाता हूँ आपको। देखो देश, हमारा जो देश है बच्चे, हमारा जो देश है, अभी मैंने आपको एक इनिशिएटिव के बारे में बताया, भारत की एक पहल है जिसका नाम है विकसित भारत योजना। अब विकसित का मतलब ये नहीं होता कि विकसित का मतलब ये है कि भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर लगा के दे दो, भारत डेवलप हो गया। भारत को हर सेक्टर में अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। तो विकसित भारत योजना के तहत एक योजना और भी है कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है ना, जिसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं बच्चे, जिसका मतलब क्या है कि जितना भी आपका जो कोस्टल एरिया है ना, इसको भी मजबूत करना है। ऐसा नहीं कि चोरों चक्के आ रहे हैं,
और भारत विकसित होता जा रहा है, नहीं, इसको भी तो मजबूत करना है। तो ये सारा एरिया जो बच्चे है ये 7516.6 किलोमीटर का एरिया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सारा का सारा इंटरनेशनल व्यापार व्यापार सब इसी पानी से होता है, इसको मजबूत भी करना है। और इसमें सबसे मजबूत हमारा जो ट्रेड चल रहा है बच्चे, वो गुजरात के लोथल से चलता था, और आज की बात नहीं है ये बात है इंडस सिविलाइजेशन के तरीके से। उस समय से हमारा जो ट्रेड था ना, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से चलता था, पुराने समय के देशों से, वो सारा ट्रेड इसी वाले रूट से चलता था। किससे सर? लोथल से। तो लोथल एक ऐसी जगह है जो सबसे पुराना और एंशियंट पोर्ट माना जाता है, जो आज भी देखोगे तो ये जो लोथल है ये आज भी एक एंशियंट पोर्ट के कह सकते हो उसके दर्जे में है, और ये सबसे पुराना पोर्ट है। तो हम लोग ये नहीं कभी भूल सकते कि पोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी नींव है बच्चे, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत तगड़ा बढ़ रहा है। इसको बहुत ज्यादा क्या करना है? सिक्योर करना है, ब्लू इकोनॉमी को बहुत तेजी से बढ़ाना है। इस चीज के लिए हमने क्या किया है रिसेंटली, इस चीज के ऊपर कमांड किया है, भारत और नीदरलैंड दोनों ने एमओयू साइन किया है, ताकि हम मैरीटाइम हेरिटेज सेक्टर को कॉपरेट कर सके। अब मैरीटाइम जब भी दिमाग में आ जाए, समझ जाओ यहाँ पर पानी की बात हो रही है, पानी वाले क्षेत्र की, और हेरिटेज बात आ जाए तो समझ जाओ विरासत की भी बात हो रही है। अब आपको पता है पुरानी हमारे पास समुद्री विरासत तो बहुत पुरानी है। आपको पता है हमारे पास समुद्री विरासत का नाम, अभी मैंने लोथल का नाम लिया, लोथल हमारे पास सबसे पुरानी समुद्री विरासत है, जहां पर पुराने समय से ट्रेड होता आ रहा है। उसके कॉपरेशन को बहुत ज्यादा मजबूत करना है, उसको कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ट्रेड में सबसे पहला योगदान हमारा लोथल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एमओयू को लेकर, किसके साथ? नीदरलैंड के साथ, और मेन कोशिश की है किसको बढ़ाने की? स्ट्रेंथ कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम हेरिटेज, इसको बढ़ाने की बात कर रहा है। कहता है एमओयू क्या कर रहा है सर? एमओयू सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के अंडर में काम करेगी। बच्चे इसी के तहत हमारे इंडिया में इनलैंड वाटरवेज भी बनाए गए हैं। इनलैंड वाटरवेज पता है ना आप लोगों को, बताया था आपको पिछली बार भी न्यूज में। हमारे भारत के अंदर भाई इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इनलैंड वाटरवे, ठीक है जी। तो इसी के अंडर में ये भी काम करती है। कहते हैं एक सागरमाला प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसको और तेजी से बढ़ाना है। सागरमाला प्रोग्राम यही है बच्चे, जो आपका भारत का ये वाला हिस्सा है ना, कौन सा? ये वाला क्षेत्र, इसको बहुत ज्यादा डेवलप करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स को इतना मजबूत करना है, ताकि हमारा सागरमाला प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि इनकी कनेक्टिविटी इतनी मजबूत रहे कि कहीं से भी कोई भी व्यापार हो आसानी से हो सके, और इसमें किसी भी तरीके की धोखेधड़ी ना हो। इसे सागरमाला बोला गया। सागरमाला का मेन मकसद यही था कि सारे पोर्ट्स को इंटरकनेक्टिविटी देना, जिससे हम अपने अंडर में इंटरनेशनल ट्रेड को और ज्यादा क्या बना सके? मजबूत बना सके। ये स्कीम लाई गई थी, सागरमाला प्रोजेक्ट भी बोलते हैं इसको, नाम से पता लग रहा है सागरमाला, है कि नहीं? कहते हैं ये सारा काम हुआ सर इन लोथल गुजरात में हुआ। एनएमएचसी जो है एक फ्लैगशिप कल्चरल एंड हेरिटेज प्रोजेक्ट है, जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की 2022 में। कहते हैं ये किसको डेवलप करने के लिए लाया गया? डेवलप एट लोथल, इसको डेवलप ही लोथल पे किया गया। और कहते हैं इसका मेन एम होगा शो केस ऑफ इंडिया रिच 4500 ईयर्स ओल्ड मैरीटाइम हिस्ट्री एंड लॉन्ग कनेक्शन विद सीज, जिसका बहुत पुराना एक सबसे बड़ा इतिहास है ना, 450 साल पुराना, 4500 साल पुराना, उस मैरीटाइम हिस्ट्री को आज भी हम बरकरार रखें, और कनेक्शन बहुत अच्छा अपने समुद्री के साथ बना के रखें। और मैरीटाइम म्यूजियम, लाइट हाउस म्यूजियम, हड़प्पन एरा गैलरीज, नवल शिपिंग गैलरीज, इंटरएक्टिव एग्जिबिट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रिक्रिएशनल स्पेस, इन सारे कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से एक तरीके से प्रिजर्व करें, सम्मान करें इसका। भाई अगर ये निकल गई तो हमारे देश के पास से एक सबसे बड़ी नींव निकल के चली जाएगी, और उसे हम कभी नहीं बोल सकते। ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है बच्चे, 2015 में शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के दौरान। मंत्रालय आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज था, और इसका टैगलाइन था पोर्ट लेड डेवलपमेंट। और इसका मेन काम था कि भारत की जो 7516.6 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, उन पे सारे बने पोर्ट्स को डेवलप करना, अच्छे से पूरी तरीके से मेंटेन करना, और उसमें सामान जितना लॉजिस्टिक कॉस्ट आ रही है उसको कम करना, कोस्टल क्षेत्र और एरिया में इंडस्ट्रीज और रोजगार को बढ़ाना, और फिशरीज एंड टूरिज्म को और ज्यादा मात्रा में क्या देना बच्चे? बढ़ावा देना। इसका मेन मोटिव ही यही था, इसीलिए सागरमाला प्रोजेक्ट को लाया गया। देखो बच्चे, पोर्ट्स अगर बढ़ेंगे तो काम के लिए मजदूर भी बढ़ेंगे, और काम के लिए मजदूर बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसीलिए इस पे कमांड ज्यादा की गई थी, इस वाले हिस्से पे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज की क्या है बात, देखते हैं भाई। पीएफआरडीए के बारे में जानते हैं। सभी बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं बच्चे। आपको अगर मैं बात बताऊं ना पेंशन फंड के बारे में, किसके बारे में? पेंशन फंड, क्या नाम है? रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। ये जो बॉडी है ना, ये इससे पहले ना बच्चे एक कमीशन आया था, एक कमेटी हुई थी। कहते हैं कि पेंशन जो है
ये इससे पहले भी पेंशन को रेगुलेट करने के लिए एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम चलाती थी सरकार, जिसके अंदर क्या था कि जब भी कोई व्यक्ति रिटायर होता था तो सरकार उसको पहले से ही बहुत सारा पैसा देती थी। पता लगा सरकार के जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें काम करने वाले जवान तो कम है लेकिन बूढ़े ज्यादा हैं। तो बूढ़े बड़े जल्दी जल्दी रिटायर हो रहे थे, तो रिटायर होने लगे तो भैया सारा पैसा तो पेंशन में चला जाता था, ऐसा सैलरी कैसे देंगे। तो दिक्कत आ गई, सरकार ने बोला यार ये जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ना इसको हटाओ यार, ये बड़ी दिक्कत दे रही है, इसकी जगह ना कोई नई स्कीम लेकर आ जाए। तो एक कमेटी आई जिसको बोला गया ओएसिस कमेटी। ओएसिस कमेटी क्या होता है, इसे बोलते हैं ओल्ड एज, क्या बोलते हैं, ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी कमेटी बोला गया। ठीक है जी, एक कमेटी आई थी बच्चे जिसका नाम था ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी कमेटी। और ये कमेटी जब आई तो आई थी बच्चे 1999 में। इसके तहत ना बच्चे क्या हुआ कि इसकी सिफारिश पे एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम रखा गया पेंशन फंड डेवलपमेंट, क्या वो रखा गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रखा गया। और इसको बनाया गया था इस एक्ट से सर, आपका क्या, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2000 से बनाया गया। और इसे 2003 में बनाकर तैयार कर दिया गया था इस बॉडी को। और इसका मेन काम था कि भारत में जितने भी आपके पेंशन सेक्टर्स है ना, पेंशन सेक्टर, पेंशन जैसी चीजों को रेगुलेट करना, पेंशन सही समय पे लोगों तक पहुंचे इसका ध्यान रखना, कितना जाना चाहिए उसका ध्यान रखना, पेंशन कितना पैसा हमारे पास एलोकेट होना चाहिए उसका ध्यान रखना, पेंशन से जुड़ी पॉलिसीज बनाने की जिम्मेदारी इसको दे दी गई, बन गई भाई। तो अभी रिसेंटली क्या है, जो आपकी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने एक अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसमें कुछ बड़े बड़े चेंजेस दिखाए, जिसमें बोला गया कि जी इस बॉडी ने ना, इस बॉडी ने क्या किया है, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। और कहते हैं पीएफए और डीए ने क्या किया, एग्जिस्ट एंड विड्रॉल अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस के अंदर कुछ नए रूल्स एंड अमेंडमेंट रूल्स बनाए हैं 2025 को लेकर। अच्छा रूल्स क्या है वो भी देखते हैं। कहते हैं कि जो रूल्स है ना जो बनाए हैं पेंशन को लेकर, ये ज्यादा टारगेट किसको करेंगे, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके लिए बनाए गए हैं। कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर ज्यादातर काम करेंगे। कहते हैं कि ऑल सिटीजन मॉडल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रूल बनाए गए हैं। कहते हैं अप्लाइड यूनिफॉर्मली कॉमन स्कीम्स के रिगार्डिंग हुए जाएंगे, इसमें मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क की भी काम कर सकती है। और कहते हैं कि सारा का सारा गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए क्या है, प्रोविजंस बनाए गए हैं। अब ये रूल क्या बनाए गए हैं देखो, कहते हैं इसमें बोला गया है कि जितने भी लोग पेंशन को अपनी, जो भी लोग अपने पेंशन को सेफ्टी के तौर पर जो लॉक करके रखते थे ना 5 साल के लिए, पहले ये करीबन 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड हो जाता था। जैसे अगर मान के चलो किसी की पेंशन है, उसने अपनी पेंशन को 5 साल के लिए लॉक कर दिया, तो मैंडेटरी है कि 5 साल से पहले आप उसे निकाल नहीं सकते। पर अब इस रूल को क्या कर दिया गया कि 5 साल से पहले अब आप इसे निकाल सकते हो। ये मैंडेटरी जो रूल था अब इसे रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया। अब आपको कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप चाहो तो उस पेंशन को, अपनी पेंशन को 5 साल से पहले भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो एक नया रूल लाया गया है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा कहते हैं कि इसके अंदर एक और चीज बोली गई कि जब तक आपकी 60 साल उम्र पूरी नहीं हो जाती और या तो आपके 15 साल पूरे नहीं हो जाते, जो पेंशन आपने पूरी तरीके से डिपॉजिट कर रखी है या आपने पेंशन को पूरी तरीके से आपने क्या कर रखा है, इतने मिनिमम पीरियड के लिए क्या कर रखा है, उसके अंदर जमा कर रखा है, तो जब तक आपके 15 साल पूरे नहीं हो जाते या आप 60 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक आप उस पेंशन को अपने बीच में कभी भी निकाल नहीं सकते। अब इस वाले रूल को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, जिसमें आप इसको भी क्या कर सकते हो सर, इसमें अप्लाई कर सकते हो, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, पर कुछ क्राइटेरिया है। कहते हैं इसके अंदर एक और रूल है भाई, कहते हैं कि अगर आपको बीच में पहले अगर आपको लगभग अगर पेंशन निकालनी होती थी तो आप 60% पेंशन निकाल सकते थे, कितना, लमसम 60%। लेकिन अब रूल हो गया है कि आप कितना निकाल सकते हो, अब आप निकाल सकते हो लगभग 80%, कितना, 80% पूरी तरीके से निकाल सकते हो। अब एक रूल कैटेगरी बना दी गई है, ठीक है जी, एज अ लमसम फ्रॉम द प्रीवियस 60%, अब ये चीज बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 80%। कहते हैं कि इसके कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो होनी चाहिए एनपीएस की वो 75 होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग from existing 75 years to 85 years has been also clarified the new age limit applicable both government and non-governmental गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर्स के लिए। कहते हैं एज द रिक्वायरमेंट 15 days prior limitations intimations of the intimations has been removed across all sectors along the subscriber continues seamlessly and NPS without additional formalities and withdrawal limit कितनी होगी सर, 60 साल तक अगर आप चाहो तो कहते हैं कि 60 साल तक अगर आप चाहो तो आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो, लेकिन कितनी बार, 4 साल में गैप करके निकाल सकते हो। मिनिमम गैप कितने साल का होना चाहिए, 4 साल का गैप होना चाहिए, तब आप 4 साल के अंदर आप अपने पेंशन को निकाल सकते हो। ये रूल अब खत्म कर दिया गया क्योंकि ये रूल पहले था। अब नया रूल आया है
कहते हैं कि 60 साल से पहले भी आप पैसे निकाल सकते हो। पहले तो 4 बार ही निकाल सकते थे, लेकिन अब नो लिमिट है, आप कितने भी बार निकाल सकते हो। लेकिन दिक्कत है कि आप हर बार जितनी बार निकालोगे उनमें 3 साल का गैप होना चाहिए मिनिमम। कितने साल का गैप होना चाहिए? 3 साल का। तो ये सारा का सारा क्या है सर, एक नई स्कीम लॉन्च की है हमारी पीएफआरडीए ने। आ रही बात समझ में? अगली न्यूज क्या है सर? एनसीडब्ल्यू, जिसे बोलते हैं नेशनल, आप कह सकते हो क्या, नेशनल आप कह सकते हो कमीशन फॉर वुमेन, इसने लॉन्च किया है शक्ति स्कॉलर को। ये शक्ति स्कॉलर क्या है, आज वो समझते हैं बच्चे। आपको पता है ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, ये विंग कब बनी थी? 1991 में बनी थी, 1991 में बनी। इसका मेन काम क्या होता है तो थोड़ा सा समझते हैं बच्चे। ये जो नेशनल कमीशन फॉर विंग्स है, ये जो बनी थी आपकी 1991 में बनी। हालांकि कहीं कहीं पर लिखा है 31 जनवरी 1992 में बनी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है इसका। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंडर में, जिसकी यूनियन मिनिस्टर है अन्नापूर्णा देवी। कौन है? अन्नापूर्णा देवी है इसकी यूनियन मिनिस्टर हैं। और कहते हैं कि रिसेंटली अगर एनसीडब्ल्यू की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसको अभी रिसेंटली कौन चेयर कर रही है बच्चे? तो इनकी चेयरमैन है विजया किशोर राहटकर हैं। जो इनकी अभी रिसेंटली कौन है बच्चे? इनकी है आपकी विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर जो है, ये इनकी रिसेंटली कौन है बच्चे? तो चेयरमैन है। वो कौन है? ये आपकी एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। और बॉडी बनी थी, यहाँ पर लिख लेंगे सर, 31 जनवरी 1992 को ये बॉडी बनकर तैयार हुई। हेडक्वार्टर याद रखना बच्चे, नई दिल्ली में देखा गया है, नई दिल्ली में फेंका गया हेडक्वार्टर। और कौन सी मिनिस्ट्री में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है। जो कौन है करंट में? अन्नापूर्णा देवी है। ठीक है जी, अन्नापूर्णा देवी इनकी करंट यूनियन क्या है? मिनिस्टर हैं। कहते हैं रिसेंटली अगर पूछा जाए कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट चाइल्ड है, इसी ने लॉन्च किया है शक्ति स्कॉलर, जिसका पूरा नाम क्या है बच्चे? अच्छा, एनसीडब्ल्यू करती क्या है बच्चे? जो फीमेल्स है ना, आज के टाइम में देखो इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार, हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत होती है। रिसेंटली अभी न्यूज देखी होगी, उन्नाव के अंदर क्या हुआ था। उन्नाव में एक लड़की थी जो अपनी जॉब के लिए एक वहां के लोकल एमएलए के पास गई, और उस एमएलए ने क्या काम किया? जॉब के बहाने उसके साथ गैंगरेप किया, उसके साथ उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, और उसके फैमिली को मार दिया, उसको भी मारने की कोशिश की जा रही थी। तो कहते हैं कि आज के टाइम में ना फीमेल कहीं सेफ नहीं है। तो उनके लिए ना, उनके साथ कोई भी गलत काम ना हो, किसी जगह पर गलत ना हो, गांव में ना हो, शहरों में ना हो। लोग काम से, बेचारी औरतें घर अपने रात में 9-9 10-10 बजे अपने घर जाती हैं प्राइवेट जॉब करके, तो उनके साथ बीच रास्ते में भी कुछ अनहोनी हो सकती है। तो ऐसी चीजों से बचाने के लिए एक कमीशन काम करती है उनके हक के लिए, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहते हैं, ताकि फीमेल की डिग्निटी, किसी भी चीज को, जेंडर बायसनेस, वुमेन सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, वायलेंस ना हो, इन सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए किया गया। कहते हैं सर इसने अभी रिसेंटली ना एक फेलोशिप कह सकते हो लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? शक्ति है। शक्ति के बारे में भी जानते हैं। कहते हैं कि सर ये जो है एक जो रिसर्च इनिशिएटिव है, इसका मेन मोटिव क्या है? ये फेलोशिप का मेन मोटिव है रिसर्च इनिशिएटिव को और ज्यादा बढ़ाना, पॉलिसीज ओरिएंटेड रिसर्च को और ज्यादा बढ़ाना। कहते हैं ऐसे ऐसे इश्यू के ऊपर, ज्यादातर वुमेन्स के साथ जो बीत रही है, इनके ऊपर कमांड करना, ताकि किसी भी फीमेल के साथ किसी भी तरीके का कोई भी क्या ना हो सर, उनकी डिग्निटी को नुकसान ना हो, जेंडर बायसनेस ना हो, वायलेंस ना हो। इन चीजों से बचाने के लिए नई नई चीजों के रिगार्डिंग क्या करना सर, उनको एक तरीके से क्या करना, उनको पॉलिसीज बनाने में हेल्प करना। अगर जो इतना पूरी तरीके से काम करता है, उसके लिए आगे चलकर कुछ पैसे वैसे भी देंगे। कहते हैं इस इनके अंदर इंक्लूड क्या किया गया है? वुमेन्स की सेफ्टी, डिग्निटी, जेंडर बायसनेस, वायलेंस जो होती है, इनको एक्सेस लेवल पर लीगल राइट्स दिलाना, जस्टिस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सेफ्टी प्रोवाइड करना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है, जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, इन सभी चीजों से क्या करना है बच्चे? पोस्ट जैसी चीजों से बचाना है। इन चीजों के लिए सरकार की आपको मदद करनी है। तो एक नया ना इन्होंने क्या निकाला है बच्चे? फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसके फॉर्म भी आप भर सकते हो, जिसमें आप अपनी थिंकिंग के हिसाब से फीमेल के लिए क्या क्या रूल्स बनाने चाहिए, उसके लिए आप अपना कुछ क्या दे सकते हो, अपना हक, इसके अंदर अपनी कुछ आइडियाज वगैरह शेयर कर सकते हो सरकार के साथ। उसके लिए इन्होंने एक फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है, शक्ति स्कॉलर नाम का। सरकार इसके रिगार्डिंग आपको पैसे वैसे भी देगी, स्कॉलर नाम दिया है तो। इट ऑल्सो इंक्लूड द वुमेन लीडरशिप एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लेबर पार्टिसिपेशन एंड सोशियो कल्चर फॉर्मेशन एंड वर्क लाइफ बैलेंस। इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है इस प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम क्या है? शक्ति स्कॉलर है बच्चे। क्या है? शक्ति स्कॉलर। इसमें कौन कौन हिस्सा ले सकती है? भारत की नागरिक होनी चाहिए, 21 से लेकर 30 साल के होने चाहिए, और जिनके पास बैचलर डिग्री है और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, उन सभी लोगों को इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।
सेलेक्टेड जितने भी शक्ति स्कॉलर्स होंगे उनको रिसर्च के ग्रांट के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे 6 महीने की रिसर्च के लिए, और इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ये रिसर्च प्रोग्रेस शुरू होगा। 1 लाख रुपए एक ही बारी में नहीं देंगे, 6 महीने में एक के कुछ कह सकते हो कि इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो सबमिट होगी वो लास्ट डेट होगी आपकी कौन सी तारीख को, 31 दिसंबर 2025 को। ये सबमिट होगी किसके दौरान, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल के दौरान, और देना किसको है, ये आपको एप्लीकेशन NCW विंग को देना है। और इसकी डेडलाइन सेट की गई है 31 दिसंबर 2025, जो कि आपकी बीत चुकी है बच्चे, 2 दिन पहले थी, इसीलिए वो काम किया जाएगा। ठीक है जी, शक्ति स्कॉलर शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अभी हाल ही में इसके 25 साल कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये योजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर को बच्चे 2000 में, और इस बार इसके 2025 को हो गए टोटल 25 साल, इसीलिए 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है इसकी। ठीक है जी। अच्छा, इसका मेन मतलब क्या था, कहते हैं जो ग्राम के अंदर, ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव, है ना, जो गांव है, आपको पता है शहरों में तो रोड्स अच्छी बनाई जाती है, पर गांव में कभी एंट्री करोगे ना तो असली रोड तो तुम्हें वहां देखने को मिलेगी। असली गाड़ी अगर तुम्हारी दमदार होगी ना तो गांव में पता लगी, क्योंकि जितने झटके गांव में मिलते हैं ना उतने तो शायद शहरों में नहीं मिलते। तो गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है, मान के चलो कोई गाँव है यहाँ पर, है ना, मान के चलो एक गाँव है, इस गाँव में बहुत सारे घर है ना, बहुत सारे घर हैं। अब इस घर के अंदर जब आपको जाना पड़ता है ना, तो मान के चलो ये मेन सड़क जा रही है, ये तो मेन रोड है, और गांव आपका जो है मेन सड़क से ना करीबन 12 किलोमीटर अंदर है। जो अच्छी रोड है ना वो तो 12 किलोमीटर दूर है आपके गांव से। इसका मतलब 12 किलोमीटर तक आपको पहले तो ऐसे कच्ची रोड पे जाना पड़ता था, कच्ची रोड जिसमें रोड भी टूटी फूटी, कीचड़ है, कुछ आपके कह सकते पानी भरा है, और गड्ढा, रोड टूटी पड़ी है, और ऐसे करते हुए तो दिक्कत ये होती थी कि मान के चलो अगर आपको कहीं इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना हो तो इतनी तेजी से गाड़ी में भी नहीं भगा सकते, और बंदा बीच में बेचारा मर जाए। दिक्कत एक और थी कि सर अगर गाड़ी लेके भी जा रहे हो तो आपको घंटा लग जाएगा हॉस्पिटल पहुंचने तक। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हॉस्पिटल के अलावा स्कूल जाना हो तो कनेक्टिविटी और कमजोर है, स्कूल भी नहीं पहुंच सकते। तो सरकार ने बोला एक काम करते हैं कि गांव की रोड को सुधारना है। तो गांव की रोड को सुधारने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसके तहत बोला गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, जो कि लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2000 को, ये वन ऑफ द इंडिया का मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम था, जो कि आपका 25th एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते हैं इसके अप्रूवल के लिए कह सकते हो 8,25,114 किलोमीटर तक का रूरल रोड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, और सॉरी इतना करना है, और इतने में से इतना कंप्लीट हो चुका है, 7,87,520 किलोमीटर हमने अचीव कर लिया। लगभग कितना परसेंट अचीव कर चुके हैं, 95%। 5% अभी भी बाकी है, और उसका फिजिकल जो है वो प्लान जो है वो प्रोग्रेस में अभी भी चल रहा है। दिसंबर 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे। वो भी कहते हैं कि दिसंबर 2025 तक तो इतना हो चुका है, आगे चलते चलते वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कि प्रोवाइड ऑल द वेदर रोड कनेक्टिविटी देना, ताकि हर कंडीशन में आपके रूरल एरियाज को डेवलप किया जा सके, और अनकनेक्टेड हैबिटेशन जितने भी रूरल एरियाज हैं उनको पूरी तरीके से सिंगल ऑल वेदर रोड तक जोड़ा जा सके। एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस डेजिग्नेटेड पॉपुलेशन साइज इन कोर नेटवर्क, यानी कि जगह जगह तक, जहां तक स्कूल है, स्कूल तक प्रॉपर कनेक्टिविटी देना रोड तक, ताकि आसानी से रोड से जरिए आपके व्यक्ति जितने भी हैं स्कूल तक बच्चे पहुंच पाए। ठीक है जी, हॉस्पिटल तक आपका पेशेंट पहुंच पाए। इसके अलावा किसी को काम पर पहुंचना हो तो उसी रोड के जरिए आसानी से पहुंच पाए। रोड ही खराब होगी तो कैसे पहुंचोगे, तो दिक्कत है। सरकार इसी रोड को बनाने के लिए, गांव तक अच्छा विकास करने के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए स्कीम लॉन्च करती है। ठीक है जी। अब रोड की बात आई है तो इंडिया के अंदर नेशनल लेवल पर रोड कौन बनाता है, हाईवे के लिए नेशनल हाईवे बनाती है NHAI बनती है। कौन बनाती है, NHAI। पहाड़ों पे रोड कौन बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। अब अगली न्यूज है, अच्छा ये पूरी न्यूज है, इसको एक बार देख लेते हैं। कहते हैं इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने भी काम किया, जो कि अभी रिसेंट में कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। रूरल रोड विंग्स को डेवलप करना, कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पैसा आपके देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा है। इसमें फंडिंग जो पैटर्न है वो ज्यादातर 60-40 का रखा गया है, जिसमें आपका क्या है बच्चे, जिसमें ज्यादातर कोशिश ये रखी गई है कि जितने भी आपके
सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 60% देगी और 40% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्पेशल कैटेगरी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो आपकी इसी जगह पर लगा रही है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। 60-40 का रेशियो कौन सी जगह पे ज्यादातर चलेगा सर? आपके मेन सारे स्टेट्स में चलेगा, पर कुछ स्टेट्स को छोड़कर जहां पर 60-40 का रेशियो नहीं चलेगा वहां पर 90-10 का रेशियो ही चलेगा। वहां पर सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लगाएगी। कौन कौन से जगह पे सरकार ज्यादा पैसा खर्च करेगी? ये जो 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना आपके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूनियन टेरिटरी, आपका लेजिस्लेचर कह सकते हैं, विद लेजिस्लेचर जिनके पास अपनी खुद की क्या है सर, एक लेजिस्लेचर है, ये सारे के सारे स्टेट में सरकार यहाँ पर रेशियो बदल देगी। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% पैसा लगेगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है जी। पहली बात तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में ना कैसे कनेक्टिविटी मेंटेन करना है, ये सर बीआरओ करती है, और बीआरओ किसके पास है? स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसीलिए पैसे की कंडीशन ज्यादा किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसीलिए फंडिंग ज्यादा वो करेगी। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? फेज 4 में लॉन्च होगा सर 2000 लॉन्च इन 2024 में फेज लॉन्च हुआ आपका 4। फेज 4 जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मेन एम है कि सर वेदर ऑफ कंडीशन की कनेक्टिविटी और मजबूत की जाए, 25,000 अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस को और अच्छे से जोड़ा जाए, जो कि आपके सेंसस 2011 के पॉपुलेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से देखने को मिलते हैं। आगे आ जाओ। हांसी एक नया आपका डिस्ट्रिक्ट बना है बच्चे, अभी हाल ही में हरियाणा का। हरियाणा में पहले अभी आपके कितने डिस्ट्रिक्ट थे बच्चे? 22। अब अभी रिसेंटली एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है 23rd डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम क्या है? हांसी। ये हांसी जो जिला आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये हिसार नाम का एक शहर है, वहां से काट के अलग किया बच्चे। अब आप लोगों ने भारत का संविधान तो पढ़ा ही है। हमारे देश के संविधान में एक बात लिखी है, जब भी कोई भी स्टेट का तोड़फोड़ किया जाता है, कोई भी स्टेट से काट के नया स्टेट बनाना हो, तोड़फोड़ करना हो, स्टेट के अंदर के डिस्ट्रिक्ट तोड़फोड़ करने हो, स्टेट को काटा पीटी करना हो, नया स्टेट बनाना, नया डिस्ट्रिक्ट बनाना, ये सारा काम आपका आर्टिकल नंबर 3 से किया जाता है बच्चे। स्टेट से स्टेट को अलग भी करना हो, ये सारा काम आर्टिकल नंबर 3 से होता है। ये हमारे देश के संविधान में भी लिखा गया है। लेकिन किसी बाहर के एरिया को इंडिया में शामिल करना हो, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर कौन कहता है? 2। जैसे सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बाद में बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब आर्टिकल 2 से किया गया। अब इसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियली नोटिफाई कर चुकी है कि हांसी जो है एक रिसेंटली नया 23rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनेगा, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट से काटकर अलग किया गया। कहते कार्व आउट फ्रॉम हिसार, आउट ऑफ हिसार, इट इंक्लूड 110 विलेज, टोटल 110 विलेज थे, और उसमें से कहते हैं 110 विलेज काटकर हिसार का एक नया गांव पूरा का पूरा गांव बनाकर तैयार किया गया, और उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम हांसी रखा गया। एंड नारनौद कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवरिंग 1.35 लाख हेक्टेयर्स विद द पॉपुलेशन ऑफ 5.4 लाख, इतना आपके पॉपुलेशन कवर करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट को लेकर। कहते हैं हांसी विल बी हैव टू ओन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट सेशंस court and to improve citizen centric service, and while Hisar retains 2 subdivisions with reduced assembly segments। ये सारा का सारा जिस रिलेशन जो है वो आपका किससे है बच्चे? हिसार से माना जाता है। कोई दिक्कत? तो याद रखना, हिसार के बारे में तो आपको पता लग ही गया होगा, है ना। किसके बारे में हमने बात कर ली बच्चे? हिसार के बारे में तो बात ही कर ली। अब मेन बात आती है हरियाणा। ये सारा मामला कहाँ का जुड़ा है? हरियाणा का। तो हरियाणा जो है ये कब बना बच्चे? ये बना 1 नवंबर 1966 को, 1966 को बनकर तैयार हुआ। इसीलिए हर साल 1 नवंबर को हम मनाते हैं हरियाणा डे। कैपिटल क्या है हरियाणा की बच्चे? चंडीगढ़ है। क्या है बच्चे? चंडीगढ़ है। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। अगर पूछ लेता है हरियाणा में, अगर पूछा जाए यहाँ का खुद का हाई कोर्ट कौन सा है? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है। क्या पढ़ाना है इसके बारे में? ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है जी। इसके बाद हरियाणा जो बना था, ये कितने जिले काट के बना था आपका? 22 जिले। तो उस समय 22 जिले थे, आज भी 22 जिले थे, लेकिन अब नया जिला ऐड हो गया है। टोटल कितने हो गए? 23 जिले। हांसी बन गया वो। लोकसभा की सीट कितनी है हरियाणा में सर? 10 है। लोकसभा सीट कितनी है? 10 है। विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर? विधानसभा सीट कितनी है बच्चे? विधानसभा यहाँ पर याद रखना टोटल 90 सीट है। कितनी है? 90 सीट है। 90 सीट। ठीक है जी। विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर? टोटल 90 सीट देखने को मिलती है। यहाँ के सीएम कौन है सब बच्चे? सीएम है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी यहाँ के क्या है? सीएम है। यहाँ पर नेशनल पार्क कौन सा है बच्चे? 2 नेशनल पार्क है। एक का नाम है कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर, और एक का नाम है सुल्तानपुर। एक का नाम क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। यहाँ 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? बॉर्डर शेयर करता है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के साथ शेयर करता है। कहते हैं यहाँ पर एक योजना भी चलाई गई, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, और एक शुरू की गई है हर घर गृहिणी योजना। हर घर गृहिणी योजना भी कहाँ से शुरू की गई? तो याद रखना ये भी शुरू की गई आपके कहाँ से? तो बोलेंगे हरियाणा से। कहाँ से शुरू की गई बच्चे? हरियाणा से ये भी योजना शुरू की गई थी। आ जाओ अगली न्यूज की तरफ एंट्री मारते हैं। अगली न्यूज क्या है? इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ चलते हैं। आ जाओ देखते हैं क्या है। कहते हैं ऑपरेशन
क्रिसमस ड्रॉप, एक नया ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। इसका नाम क्या है, क्यों शुरू किया गया, क्या रीजन है? देखो बच्चे, रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते हैं। कहते हैं हर साल ना 25 दिसंबर को कहते हैं कि जितने भी आइलैंड है ना आपके अमेरिका में जो पड़ते हैं, अमेरिका में कुछ ऐसे आइलैंड है जिनके पास आज भी खाने वाने की पूरी तरीके से हिदायत नहीं है। कहते हैं कि वो आज भी वो खाने के लिए तरसते हैं, तो वहां पर खाना वाना पूरी तरीके से एयरलिफ्ट के दौरान पहुंचाए जाते हैं और ये हर साल 25 दिसंबर को करते हैं। तो इसको ही ये लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिसमस ड्रॉप, ये ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप कहते हैं। कहते हैं इसमें ना क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसे क्वाड पार्टनर्स बोलते हैं, जिसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। कहते हैं सक्सेसफुली इसने क्या किया है, पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसे FTX बोलते हैं, इसने एक ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप का उद्घाटन किया, जो भी कहां पर किया है सर, गुआन USA के अंदर। कहते हैं ये एक्सरसाइज का मेन एम क्या है, एनहांस करना ज्यादा से ज्यादा लॉजिस्टिक कैपेसिटी और क्विक इफेक्टिव रेस्पॉन्स एंड रीजनल ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को लेकर। जितने भी लोग आपके इस वाले रीजन में पाए जाते हैं, अमेरिका के कुछ ऐसे हिस्से हैं, आज भी आइलैंड कंट्रीज हैं जहां पर लोग आज भी खाने के लिए तरसते हैं, तो वहां पर ये लोग हर साल 25 दिसंबर को ऐसे खास मौके पे, क्रिसमस के मौके पे एयरलिफ्ट के दौरान खाने को उस वाले आइलैंड पे फेंकते हैं, क्योंकि वहां पर रनवे नहीं है। तो रनवे नहीं है तो ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप कर करके ये हर आइलैंड तक खाना पहुंचाते हैं। इसी को लॉन्च किया था 1952 के अंदर, ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप को। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रनिंग ह्यूमैनिटेरियन एयरलिफ्ट मिशन है बच्चे, जो कि कंडक्ट करती है आपकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ एयरफोर्स, और ये हर साल ये काम करती है। इसमें क्वाड जो है, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज का मेन मोटिव इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये इस कॉपरेशन को और मजबूत करेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा और साथ ही साथ रीजनल स्टेबिलिटी को और मजबूत करेगा इंडो पैसिफिक कंट्रीज के अंदर। चाइना बहुत ज्यादा इस चीज का भी क्या है सर, मेन हकदार माना जाता है। तो इसके लिए ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप की शुरुआत की है। आ रही बात समझ में? इसी को लेकर कहते हैं जो क्वाड ग्रुप है ओरिजिनली कंसेप्चुलाइज किया गया था जापान के दौरान। कहते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है शिंजो आबे 2007 में इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं, क्वाड मिशन को, जो कि एक तरीके से 2017 में इसको रिवाइव किया गया दोबारा से। क्वाड के लीडर समिट जो है सर, क्वाड लीडर समिट जो है वो आपकी हर बार इसकी जो वर्चुअली हेल्ड हुई थी 2021 में हुई। कहते हैं इन 2024 में USA इज द फोर्थ वर्ल्ड क्वाड लीडर समिट, आपका वेलिंगटन जो इसको होस्ट करता है। इंडिया का होस्ट कंट्री जो है, फिफ्थ क्वाड लीडर समिट जो है, ये आपका कहां पर है, 2025 में इंडिया होस्ट कर रहा है इस बार का फिफ्थ क्वाड लीडर समिट, जो कि कहां पर सर, 2025 का ये क्या करेगा, लीड करेगा। अगला है सर, ब्राजील हैंड ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया। ब्राजील जो है सर वो क्या कर रहा है सर, नेचुरली अगर हम बात करें तो कहता है कि ये अभी रिसेंटली क्या कर रहा है, ब्रिक्स प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया 2026 का क्या करेगा, हेल्ड करेगा। आगे बढ़े, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, ब्राजील जो है फॉर्मली हैंडेड ओवर द रोटेटिंग ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंसी टू इंडिया। फोर्थ ब्रिक्स शर्पास मीटिंग जो हुई हेल्ड हुई थी आपकी ब्राजील के अंदर। अगर हम बात करते हैं, इंडिया ऑफिशियली अज्यूम करता है चेयरमैनशिप जनवरी 1 2026 से। ये इस बार की पूरी जो ब्रिक्स समिट है, इसकी प्रेसिडेंसी पूरी की पूरी किसके हाथ में गई है बच्चे, इस बार इंडिया के हाथ में है। तो इस बार ये अज्यूम चेयरमैनशिप कब से कर रहा है, जनवरी 1 2026, इसी नए साल से। कहते हैं ब्राजील पास द सस्टेनेबिलिटी क्राफ्टेड वुडन ग्रेवल क्या होता है, एक कह सकते हो हथौड़ा टाइप है ये, और इसमें एक घंटी लटकी हुई है जिसको एक तरीके से पूरी तरीके से सम्मान के रूप में दिया गया है, ब्राजील ने पास किया है। कहते हैं ये पूरी तरीके से जो एक्चुअल में जो वुडन ग्रेवल है, ये अमेजोनियन ट्री के नाम एक पेड़ है वहां पर, उससे बनाया गया है, और ये इंडिया के शेरपा को दिया गया है, जो कि आपका जो डेलीगेट होता है ना, इस मीटिंग को अरेंज करता है, उसको हम कहते हैं इंडिया शेरपा। सिंबलाइज किसको करेगा, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस को, और कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्या कहते हैं, ब्रिक्स ऑफ कॉपरेशन को और तेजी से बढ़ाने के लिए। ब्राजील शेरपा जो है, यहाँ के करंट एम्बेसडर जो है आपके क्या है सर, लाइरो है, और कहते हैं हैंड ओवर द गेवल टू इंडिया शेरपा। एम्बेसडर हमारे किसको दिया है सर, ये सुधाकर देलाला को दिया है, और कहते हैं कि सर ये जो ब्राजील रिमेन द फॉर्मल चेयर है, ये 31 दिसंबर 2025 तक ये पूरी तरीके से इसे चेयर करेंगे। उसके बाद तो इंडिया चेयर कर रहा है, तो इस बार ये पूरी चेयरमैनशिप किसके हाथ में गई है, इंडिया के हाथ में गई है। ठीक है जी। कहते हैं ब्राजील 2025 जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी थीम है इस बार की कौन सी है, स्ट्रेंथिंग ग्लोबल एंड साउथ ऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल गवर्नेंस है। ये इसकी इस बार की क्या है बच्चे, मेन थीम है। कहते हैं इस बार की हमारी जो मेन 4 पिलर्स हैं आपके, जो कि हमारी ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच को लेकर काम करेगी, इसके नरेंद्र मोदी जी ने 4 पिलर रखे हैं, जिसके नाम है रिजाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इस बार के मेन 4 पिलर्स हैं। ब्रिक्स वाज स्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक, पहले इसे ब्रिक बोलते थे, जो 2006 के रूप में बनी थी। बाद में इसे जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, तब इसका नाम ब्रिक से पड़ गया ब्रिक्स,
जो कि आपका 2009 में जाकर कंप्लीटली बन हो गई, बनकर तैयार हुई। 2010 में इसको करीबन 5 देशों ने और ज्वाइन किया, जिसका नाम था क्या क्या, तो बोलेंगे बच्चे उसका नाम था इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई ने रिसेंटली इसको पूरी तरीके से ज्वाइन किया। 2025 में एक नया देश ज्वाइन हो गया आपके ब्रिक्स से, जिसका नाम था इंडोनेशिया। करंट में अब टोटल 11 मेंबर इसके अंदर काम करते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 11th आपका COSPS टू UN कन्वेंशन एंड अगेंस्ट द करप्शन। करप्शन को लेकर एक इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे मीटिंग बैठी, जिसमें बोला गया कि पूरे दुनिया में जो करप्शन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए एक मीटिंग हुई। और वो मीटिंग को बोला गया 11th एडिशन, जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, जो कि 11वें नंबर का एडिशन था। और इसमें बहुत सारे करप्शन को लेकर एक मीटिंग हुई। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस थी, जो कि दोहा कतर में की गई। कहते हैं इसमें 5 दिन का कॉन्फ्रेंस चला। कहते हैं इस 5 दिन के कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने का काम कतर कर रहा था और कोलैबोरेट किया गया UN ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम के साथ। कहते हैं कि सर, कहते हैं कॉन्फ्रेंस जो है ये सक्सेसफुली अडॉप्ट करी गई दोहा डिक्लेरेशन 2025 को, और इसका मेन मोटिव था स्ट्रेंथ और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और टेक्निकल असिस्टेंस को और तेजी से बढ़ाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करना, जिससे हम ऐसी ऐसी चीजों को पूरी तरीके से करप्शन को कंप्लीटली खत्म कर पाए, इसलिए इसको ऐड की गई। कहते हैं कि दोहा डिक्लेरेशन जो की गई थी, इसमें कॉन्फ्रेंस आपके 11 रेजोल्यूशंस एंड वाइड रेंज इश्यूज जैसे चीजों को लेकर बढ़ा गया। कहते हैं कि किस वजह से करप्शन ज्यादा बढ़ रहा है, किस वजह से बहुत ज्यादा मामले करप्टेड होते जा रहे हैं, उस चीजों को लेकर ये मीटिंग की गई, उसको कैसे खत्म किया जाए, इस चीज के ऊपर काम किया गया। अगला जो नेक्स्ट सेशन होगा, जिसे हम 12th बोल रहे हैं, ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा बच्चे? उज्बेकिस्तान में। और इस बार का काम हुआ था दोहा कतर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। आगे आ जाओ, अवार्ड सेक्शन पे चलते हैं बच्चे। इस बार नासा स्पेस एप्स चैलेंजेस 2025 का अवार्ड जो है, इंडिया की जो टीम है ना, जिसे फोटोनिक्स उड़ीसी बोलते हैं, चेन्नई के अंदर एक कंपनी है जो बच्चे एक फोटोनिक्स उड़ीसी नाम से है। कहते हैं कि ये जीतती है फोटोनिक्स वॉन द नेशनल, यानी कि फोटोनिक्स उड़ीसी जो कंपनी है, इसने अभी हाल ही में नासा जो है एक मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड है उसको जीत लिया। इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 इनोवेटिव सैटेलाइट इंटरनेट कंसेप्ट एक्सपेंड द ब्रॉडबैंड एक्सेस। इसने पता है किस लिए जीता है? इसने ऐसी ऐसी बातें बताई कि हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को और कैसे बढ़ा सकते हैं, 5G और कैसे बढ़ेगा, इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। यानी कि एक कह सकते हो कि हमारा जो एक है ना टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उसको कहती है कि हम किस तरीके से ब्रॉडबैंड एक्सेस को बढ़ा सकते हैं। अब पहाड़ों में कभी कभी रेंज नहीं आती इंटरनेट कनेक्टिविटी की, वहां पे कैसे लेके जा सकते हैं, उस पर कैसे इंटरनेट बनाएंगे, उस पर किस तरीके से 4K या 6G कनेक्टिविटी बना दें, इस चीज के लेकर बात कर रही थी। तो भाई काम अच्छा कर रही थी, तो इसके लिए इसको नासा जैसे इंस्पिरेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहते हैं ग्लोबल हैकथॉन, एक कह सकते हैं कि द लॉन्च, ये जो आपकी स्कीम है लॉन्च इन 2012 एंड ग्लोबल हैकथॉन ड्रू द ओवर 1,14,000 पार्टिसिपेशन फ्रॉम 167 कंट्रीज। कहते हैं कि इसमें से ग्लोबल हैकथॉन एक कंपनी है जिसने पूरी तरीके से इस पार्टिसिपेशन से विड्रॉ कर लिया, यानी कि ओवर ऑफ 1,14,000 पार्टिसिपेशन फ्रॉम 167 कंट्रीज एंड सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड यूजिंग अ नासा ओपन डाटा विद इंडियन ओरिजिन पार्टिसिपेशन अमंग द विनर्स। यानी बहुत सारे कंडीशन में इंडिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इस मामले में, जिससे हमारी कनेक्टिविटी किस तरीके से और ज्यादा क्या हो सकती है, मजबूत हो सकती है। बात समझ में आ रही है? कहते हैं मलयालम पब्लिशर रवि डीसी कॉन्फर्ड द फ्रांस नाइट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। इन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान मिला, देखते हैं किस चीज में, वो भी यहाँ पर लिखा है। मलयालम पब्लिशर है रवि डीसी। कहते हैं रवि डीसी जो है ये एक्चुअल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन से सर? डीसी बुक के, विच इज वन ऑफ द इंडियन प्रोमिनेंट मलयालम लिटरेसी पब्लिशिंग हाउस हु वाज ऑनर्ड विद द, देखो, शेवलर डी ऑल ऑर्डर दिस आर्ट एंड दीज लेटर्स। ये एक नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स का क्या है सर? एक अवार्ड है जो फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है, उससे इनको सम्मानित किया गया है। कहते हैं कमिटमेंट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, लिटरेरी एंड इनोवेशन एंड इंटरनेशनल कल्चरल कोलैबोरेशन। इन सारी चीजों पे, हर सारे मुद्दों पे इन्होंने क्या किया है, काम किया है। मल्टीलिंगुअलिज्म, लिटरेरी इनोवेशन एंड इंटरनेशनल कल्चरल कोलैबोरेशन में, इस वजह से इनको ज्यादातर इस चीज में सम्मान दिया गया। कहते हैं सम ऑफ द प्रोमिनेंट इंडियन एक्टर्स जो हैं उसमें कहते हैं कि आपके ऑनर्ड विद नाइट ऑफ ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर। थर्ड ऑफ द 3 कैटेगरीज अवार्ड नंदिता दास, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड शाहरुख खान, इनको भी क्या किया गया सर? दिस आल्सो नोन एज द मेन इंडियन एक्टर्स जो हैं वो भी इस प्रोमिनेंट का हिस्सा बने हैं और इस अवार्ड का हिस्से बने हैं। नंदिता दास, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड शाहरुख खान, कहते हैं तीनों के तीनों इस कैटेगरी के क्या हैं सर? हकदार बने हैं। ये फ्रांस का सबसे बड़ा क्या है? ऑनर है। कहते हैं ये जो नाइट ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर है ये स्टैब्लिश हुआ था 1957 में। फ्रांस मिनिस्ट्री ने किया था इसको कल्चर रिकॉग्नाइज और इंडिविजुअल जैसी चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए और कंट्रीब्यूशन करने के लिए, प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर फ्रांस एंड अराउंड द वर्ल्ड। कहते हैं ये कंप्राइज करेगा 3 रैंक्स के साथ, आपका कमांडर, ऑफिसर एंड
शेवलियर, ये तीनों के तीनों जो हैं ये तीनों रैंक्स हैं जो आपके इसमें इस अवार्ड में दी जाती है जो अच्छी परफॉर्मेंस करता है। और साइंस टैग पे एंट्री मारते हैं। साइंस टैग में इंडियन नेवी ने डिसकमीशन कर दिया आपका आईएनएस सिंधु घोष को। कहते हैं आईएनएस सिंधु घोष जो था ये इंडियन नेवी की सबसे बड़ी ताकत थी, जान थी, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप था जो दुश्मन के एंटी सबमरीन यानी का मतलब सबमरीन को मारने वाला एक एंटी वॉरफेयर शिप था। कहते हैं कि एक ऐसा आईएनएस था ये सिंधु घोष जिसको आप कह सकते हो कि ये पूरे के पूरे इंडियन नेवी की ताकत थी। ये क्या करता था कि जब भी पानी में जाता था कि अपने कैमरे से स्कैन कर लेता था कि पानी के कितनी दूरी तक एक दुश्मन छिप के बैठा है, वहीं पर टारगेट करके हिट कर देता था। पर ये बहुत लंबे समय से काम कर रहा था। इसके करीबन लंबे समय से बोले तो ये अप्रैल 30 1986 में ऐड हुआ था, भारत का हिस्सा बना यानी इंडियन नेवी का हिस्सा। तब से लेकर 2025 पर तब तक इसने लंबे समय तक क्या किया बच्चे, काम किए, यानी कि लगभग 40 साल के आसपास इसको हो गया भारत का नेवी का हिस्सा करते हुए। इनको रिटायर कर दिया गया। इंडियन नेवी ने फैसला लिया कि भाई डिकमीशन कर देते हैं इंडियन नवल शिप आपका सिंधु घोष को। और सबमरीन था ये सिंधु घोष जो कि क्लास आफ्टर 40 ईयर्स यानी 40 साल सर्विस को हो गए। उसके बाद इसको क्या किया बच्चे, इसको इस जगह से कमीशन कर दिया गया। नेशन ड्यूरिंग द सेरेमनी ये पूरी हेल्ड हुई थी नवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो सबमरीन है ये कमीशन हुई थी आपकी अप्रैल 30 1986 में। सिंधु घोष जो है सर ये सोवियत किलो क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक बोट के रिगार्डिंग काम करता है। कहते हैं कि किलो क्लास का था, डीजल इलेक्ट्रिक बोट था सर। इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। ये जो प्रोजेक्ट है आपका 877 EKM फ्रॉम रशिया वहां से बनाया गया था। कहते हैं इट हैज बीन रिप्लेस बाय, इसको पूरी तरीके से 6 कलावरी क्लास और सबमरीन बिल्ट इंडिजिनियसली आपका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड प्रोजेक्ट 751 के तहत इसको पूरी तरीके से रिप्लेस किया गया। इसी की जगह 6 कलावरी क्लास को लाया गया बच्चे, जो अब इसका काम संभाल रही है। सिंधु घोष पहले इतने सालों तक काम कर चुकी, अब इसका काम ये संभाल रही है। कहते हैं कि हमारी जो इंडियन नेवी है यही है भारत की तटरक्षक, जो पूरी सॉरी तटरक्षक तो नहीं कह सकते, तटरक्षक तो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है। नेवी का मेन काम होता है भारत के नेवी कोस्टल एरिया के प्रोटेक्शन देखना, पेट्रोलिंग करना और ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को भारत में घुसने से रोकना पानी के रास्ते से। इसलिए इस वाले एरिया को मजबूत करने की पूरी जिम्मेदारी नेवी के पास होती है। GREC क्या है सर, गार्डन शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर। इसी को अगर बोला जाए तो ये कहाँ पर है सर, ये कोलकाता में है। इसका भी काम क्या है बच्चे, बड़े बड़े लेवल पर इंडियन नवल शिप को बनाना। कहते हैं इसने अभी तीसरा इंडिजीनियस ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अंजादीप नाम का बनाया है, जो कि आपका इंडियन नेवी को दे दिया गया। कहते हैं कि अंजादीप जो है सर ये नाम कहां से आया, ये आपका ना आंध्र प्रदेश में या कर्नाटका के अंदर ना ऐसा बताते हैं एक आइलैंड है अंजादीप, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है अंजादीप। कहते हैं ये जो लिमिटेड आपका डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है, इसी ने रिसेंटली डिलीवर किया है। बनाया किसने है इसको, इस शिप को किसने बनाया बच्चे, अंजादीप को इसने बनाया है। GRSE जिसे बोलते हैं गार्डन रीच बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड, इसने बना दिया। और ये किसमें काम करती है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर के अंडर में काम करती है बॉडी। और ये बॉडी किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। इसी ने डिलीवर किया इंडियन नेवल शिप का अंजादीप को। ये जो तीसरी आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, इसका मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब है कि यानी सबमरीन को ढूंढकर मारने वाली है, एक तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और कहते हैं शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि कभी जरूरत के समय पे सामान वामान पहुंचाना पड़ जाए तो वो भी करेगी इंडियन नेवी के लिए। कहते हैं इसका उद्घाटन अभी रिसेंटली सारा प्रोग्राम चेन्नई तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया। कहते हैं जो वेजल है ना अर्नाला क्लास से बिलोंग करती है, जो कि आफ्टर इनलैंड के अंडर में आइलैंड है। आफ्टर आइलैंड विद द अंजादीप नेम्ड आफ्टर द आइलैंड ऑफ कोस्टल कारवार कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर है बच्चे ये आइलैंड, उसके नाम पर इसका नाम अंजादीप रखा गया है। अंजादीप इज अ 5th क्लास वॉरशिप डिलीवर्ड बाय GRSE, यानी कि किसने डिलीवर किया इसको, GRSE ने बनाया है और इसी ने डिलीवर किया। कहते हैं 2025 में ये 150th वॉरशिप बिल्ड बाय द शिपयार्ड एंड द 77th शेयर डिलीवर टू इंडियन नेवी। कहते हैं 115 में से 77 जो है वो डिलीवर कर चुकी है इंडियन नेवी को, अभी भी बाकी है और वेजल्स बना रही है। कहते हैं वेजल 77 मीटर का है और लॉन्ग है, डिस्प्लेस कर रहा है 900 टन्स को। एंड कहते हैं शैलो ड्रॉट एंड 2.7 मीटर क्लोज टू द कोस्ट ऑफ ऑपरेशंस, कोस्ट ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा क्या होगा, मददगार होगा। इसरो ने रिसेंटली क्या है
इसरो ने रिसेंटली अभी ब्लूबर्ड नाम का रॉकेट लॉन्च किया है बच्चे, लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर। कहते हैं इसमें एक व्हीकल है जिसका नाम है LMV3। इससे इस रॉकेट ये को या इस ब्लूबर्ड नाम के क्या है सर, इस मिशन को भेजा गया है आपका सैटेलाइट में। अगर ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो गया ना बच्चे, बस मजा ही आ जाएगा। मतलब भारत की दूसरी सबसे जो आपकी कह सकते हैं अचीवमेंट है ना, वो ये है ब्लूबर्ड। पहली चंद्रयान 3, ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिसको बहुत तेजी से सरकार क्या कर रही है हमारी, इस पे कमांड कर रही है। कहते हैं इसको 23 दिसंबर को लॉन्च किया गया था और 8:54 पे इसको लॉन्च किया गया था। कौन सी, श्री हरिकोटा आपका क्या है बच्चे, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से LMV3 नाम का एक लॉन्चिंग व्हीकल पैड है, वहां से लॉन्च किया गया। और अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है तो फिर सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पूरी दुनिया में जगह जगह पे जो आप कोने में चले जाते हो, जो आप कभी कभी नेटवर्क नहीं आते, कभी ऊपर चढ़ के बात करनी पड़ती है, कभी टावर पे लटक के बात करनी पड़ती है, कभी पेड़ पे ऊपर छतरी के ऊपर बैठ के बात करनी पड़ती है, कभी पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल अगले वाले हाथ पकड़ के बात करनी पड़ती है। तो मतलब ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके मोबाइल पे पूरे के पूरे फुल नेटवर्क आएंगे अगर ये हमारा सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसरो कहते हैं, जो 15 अगस्त 1969 को बनकर तैयार हुई बच्चे, कहते हैं इसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया ब्लूबर्ड ब्लॉक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के लिए कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 से मिशन को पहुंचाया गया है। कहते हैं ये रॉकेट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन फॉर सेकंड लॉन्च पैड आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। कहते हैं जो सैटेलाइट है इसे बिल्ड किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। कहते हैं बेस्ड है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है EST स्पेस मोबाइल इंक्लूसिव। कहते हैं कि सर ये अंडर द कमर्शियल एग्रीमेंट किसके दौरान किया गया, एक कमर्शियल एग्रीमेंट विद न्यू स्पेस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके साथ एक क्या हुआ है सर बच्चे, एग्रीमेंट हुआ है, कमर्शियल एग्रीमेंट, जिसमें कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो को रिगार्डिंग क्या किया गया है, स्पेस को भेजा गया। कहते हैं जिसका फीचर जो है वो 223 स्क्वायर मीटर है। कहते हैं फेस्ड एरे मार्किंग विद लार्जेस्ट कमर्शियल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड वेट इसका कितना है बच्चे, 6100 पेलोड कैपेसिटी है इसकी। ये हैवीएस्ट कमर्शियल पेलोड लॉन्चिंग व्हीकल है जो इंडिया की तरफ से भेजा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल है। कहते हैं इसमें डायरेक्ट सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और बहुत अच्छे लेवल पर जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो विदाउट स्पेशल हार्डवेयर के भी पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। और कहते हैं इसमें आपको नेटवर्क वाले सिस्टम खत्म हो जाएंगे, भारत में जितने आपके टावर लगे हैं वो सब हटा दिए जाएंगे और बिना टावर के पूरे मोबाइल पर क्या रहे होंगे बच्चे, नेट कनेक्टिविटी अच्छी आएगी। इसे GSLV, जिसे हम लोग कभी कभी GSLV पूरा नाम क्या है सर, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल MK थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग, ऑल्सो नोन एज इसे LMV3 भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इसे बाहुबली भी बोलते हैं। इसी को पूरी तरीके से भेजा गया है। ये 6th ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ LMV3 का मिशन है बच्चे। LMV3 M6 LMV3 व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 के दौरान। चंद्रयान 3 भी भेजा गया। कहते हैं 2-1 वेब मिशंस carrying 72 satellites and LMV3 M5 and CMS-03। इस वाली कंडीशन में कहते हैं इसरो was initially established in Indian Space Committee and इंडियन नेशनल कमेटी फॉर आपका स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंस्को स्पार बोलते थे 1962 में। बाद में प्राइमरी मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बेस्ड साइंटिस्ट विक्रम साराभाई रिकमेंडेशन के दौरान पर इसका नाम इसरो पड़ा और इसका नाम रीनेम किया गया इसरो 1969 में। और कहते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में पूरी तरीके से अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में काम करता है। चेयरमैन करंट में कौन है, वी नारायण है और हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में देखने को मिलता है। आगे है सर ICG ने अभी रिसेंटली इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइन बिल्ट PCV समुद्र प्रताप को क्या किया है बच्चे, लॉन्च किया है। समुद्र प्रताप ये क्या है बच्चे, याद रखना समुद्र प्रताप जो है एक तरीके का क्या है सर, ये फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन किया हुआ बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। यानी कि अब इसमें ना कितना भी बड़ा भारी सामान इस जहाज से लेके जाओ, काहे वो पेट्रोल ही क्यों ना लेके जाओ और बड़े बड़े कंटेनर क्यों ना लेके जाओ, तो ये अगर चलेगा भी ना तो इसमें से निकलने वाला धुआं आपके पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करेगा और इसमें पॉल्यूशन होगा ही नहीं। पूरी तरीके से एक ऐसा पेट्रोल वेसल तैयार किया गया है जिसका नाम है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसका नाम समुद्र प्रताप है, जो नॉर्मली हमारे भारत की पूरे समुद्री सुरक्षा तो बना के रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, जब ये पानी पे चलेगा ना तो आंखें गड़ी रह जाएंगी, क्योंकि सबसे पहली बात जब ये चलेगा तो इसमें से धुआं ही नहीं निकलेगा, ये धुआं छोड़ने वाला ही नहीं है, इसीलिए इसे पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल के नाम से जाना गया। और इसको डिजाइन किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर और वास्को डिगामा के अंदर पूरी तरीके से इसको लॉन्च किया गया। कहते हैं समुद्र प्रताप जो है इसे बिल्ड किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने और ये एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल प्रोजेक्ट है जिसको साइन किया गया था 22 जून 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में हुआ। समुद्र प्रताप
फर्स्ट पीसीबी है जो लॉन्च किया गया 29 अगस्त 2025 को, और फॉलो करता है सेकंड नंबर पर समुद्र परचेत जो कि जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया। अच्छा, इसे इंडिजिनियसली क्यों बोल रहे हैं? इंडिजिनियसली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर का 60 से लेकर 80% जो काम है वो सारा का सारा भारत में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। इसके मैक्सिमम मटेरियल भारत के अंदर 60 to 80% यही बने हैं, इसलिए भारत का स्वदेशी माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? स्वदेशी क्या है? युद्धपोत है। ठीक है। समुद्र प्रताप भारत का इंडिजिनियसली डिजाइन बिल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल शिप है जो कि लार्जेस्ट वेसल इन फ्लीट के रूप में जाना जाएगा। इसका डायमेंशन 114.5 मीटर है बच्चे, 16.5 मीटर वाइड है, और डिस्प्लेसमेंट इसका 4170 टन तक का क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट माना जाता है। आगे आते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका T20 एंड ओडीआई सीरीज को लेकर एक मैच हुआ, देखते हैं। इंडिया मेंस क्रिकेट टीम जो है साउथ अफ्रीका इन T20 टू क्लिंच द 5 मैचेस सीरीज एंड 3-1। कहते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज है जो वो आपके वरुण चक्रवर्ती हैं। इंडिया वॉन द ओडीआई सीरीज अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका। इंडिया ने भाई जीत लिया है ओडीआई सीरीज को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-1 से। विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही, सेंचुरीज मारे डबल। विराट कोहली स्कोरिंग अ सेंचुरीज इन द फर्स्ट 2 मैचेस, 2 मैचेस में इन्होंने बढ़िया बेहतरीन सेंचुरीज मारी, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी लेकर भाग गए। कौन? विराट कोहली। यहाँ पे लड़ते और बिलकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उछलते हुए हमारे कौन? चीकू साहब। चीकू बोलते हैं इनको प्यार से, क्या बोलते हैं? चीकू। अच्छा, ओडीआई जो है वनडे इंटरनेशनल होता है, कितने ओवर का होता है बच्चे? 50 ओवर का होता है। कितने ओवर का होता है? 50 ओवर्स का होता है, याद रखा है। T20 कितने का सर? 20 ओवर का होता है। 20 ओवर का ये मैच खिलाया जाता है। बात समझ में आ रही है? कितने ओवर का मैच होता है ये? 20 ओवर का मैच खिलाया जाता है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या कहती है? एशियन यूथ पैरा गेम्स जो है दुबई 2025 में ऑर्गेनाइज किए गए। एशियन यूथ पैरा गेम जो है बच्चे ये 2025 का कहां पर ऑर्गेनाइज किए गए? 2025 का दुबई में। कहते हैं इंडिया की जो रैंक आई है वो 7th नंबर पर है, क्योंकि इसमें टोटल 102 मेडल हमारे इंडिया ने जीते, जिसमें से 36 गोल्ड, 28 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज थे, और इसमें से दोनों बॉयज एंड गर्ल्स ने इतने मिलाकर जीत लिए। पर उज्बेकिस्तान जो है इसने सबसे पहला खिताब हासिल किया, क्योंकि 197 मेडल जीते, जिसमें से सबसे ज्यादा गोल्ड ही जीत के लाया, 99 गोल्ड, 57 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। ईरान जो है उसने सबसे ज्यादा मेडल जीते तो है, लेकिन आया सेकंड प्लेस पे। क्यों? क्योंकि इसने जो सबसे मेडल ज्यादा जीते ना, 262 के 2 मेडल जो जीते हैं, उसमें गोल्ड कम जीता है इसने। गोल्ड कितने जीत कर लाया? 76। और इसने कितने गोल्ड जीते थे? 99। गोल्ड का मेन होता है भाई साहब, गोल्ड का, यानी कि जो स्वर्ण पदक ज्यादा जीतेगा वही आपकी क्या होगी सर? रैंकिंग में ज्यादा टॉप पर आएगा। अगर ये गोल्ड ज्यादा जीतता तो शायद ये इस नंबर पर आ जाता। इसीलिए ईरान जो है 76 गोल्ड, 96 सिल्वर, 88 ब्रॉन्ज जीता, और इसी के हिसाब से ये सेकंड प्लेस पर है। जापान थर्ड प्लेस लेता है 77 मेडल के साथ, 40 गोल्ड है मेडल, और सिर्फ 25 सिल्वर और 12 क्या है इसके पास? ब्रॉन्ज मेडल जीतता है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 का कहां पर हुआ देख लेते हैं बच्चे। जो 8th एडिशन है इस बार का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड टूर 2025 का, ऑफिशियली नोन एज HSBC, यानी कि कह सकते हो BWF वर्ल्ड टूर फीचर जो है इस बार का कहां ऑर्गेनाइज किया गया? तो कहते हैं बच्चे इस बार 29 टूर्नामेंट इसके अंदर ऑर्गेनाइज किए गए, एंड concluded with season ending HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 का, जो कि हांगजू पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर किया गया। कहते हैं कि इसमें साउथ कोरिया जो है, जिसके साउथ कोरियन है एक व्यक्ति एन सी योंग, इन्होंने 11 इंटरनेशनल टाइटल्स, 11th इंटरनेशनल टाइटल को पूरी तरीके से जीत लिया है इन वुमेन सिंगल्स के अंदर। एंड वाइल फ्रांस के एक हैं क्रिस्टोपोव, जो कि फर्स्ट फ्रेंच प्लेयर हैं जो कि वुमेन सिंगल क्राउन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। कहते हैं कि BWF इंट्रोड्यूस किया गया था आपका वर्ल्ड टूर इन 2018 में, रिप्लेस किया गया किसको सर? सुपर सीरीज की जगह इसने ली है जो 2007 से 17 में खेली जाती थी, अब उसी को 2018 में BWF वर्ल्ड टूर का नाम दे दिया गया। कहते हैं ये 5 टूर्नामेंट लेवल और फर्स्ट सीजन एंडिंग विद BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के दौरान खेला जाता है। ये हर साल दिसंबर में होता है भाई, 2018 से इसकी दिसंबर में शुरुआत हुई। चाइना के अंदर एक जगह पड़ती है ग्वांगजू, चाइना से इसकी शुरुआत हुई, और इसमें लगभग प्राइस देख रहे हो तुम 3 लाख भी नहीं कहेंगे सर, 30 लाख इसका क्या होता है बच्चे? प्राइस दिया जाता है, जो कि हमेशा BWF रेगुलेशन के हिसाब से रूल बनाया गया है। इसमें सात्विक साईराज जो आपके हैं उनको सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी जो हैं, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल एंड मेंस डबल के टाइटल मिले हैं। ये पहले इंडियन है जो डबल पेयर टू मेडल ऑफ BWF वर्ल्ड टूर फाइनल के अंदर शामिल हुए। इंडिया माइलस्टोन इन द अचीवमेंट ऑफ मार्क इन द इंडिया सेकंड मेडल इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री PV सिंधु ऑफ
कब? 2018 में। ये हिस्ट्री है कि हमारे इंडिया के माइलस्टोन्स के अंदर भी BWF में कोई भारतीय एक ऐसी महिला है जिसने इस परफॉर्मेंस में, बैडमिंटन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। PV सिंधु थी वो। ठीक है जी। इसका जो फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चे? कुआलालंपुर है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसमें न्यूज में क्या देखोगे? कहते हैं सेफ। सेफ क्या है बच्चे? इसका पूरा नाम होता है आपका क्या? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अभी रिसेंटली क्या है सर? आपका इंडिया ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जो क्लिंच इनॉग्रेल एडिशन हुआ सेफ का, वो आपका कह सकते हो भारत के नहीं हुआ। कहते हैं ये ऑर्गेनाइज किया गया था नेपाल के काठमांडू में। कहां पर? नेपाल के काठमांडू के अंदर ऑर्गेनाइज किया। कहते हैं इसमें जो वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 का टाइटल है, इसमें डिफीटिंग नेपाल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स FC बाय 3-0 काठमांडू इन नेपाल। कहते हैं कि फॉलोइंग दिस विक्ट्री ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब हैज नाउ द बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉल क्लब टू क्लेम द इंटरनेशनल टूर्नामेंट। कहते हैं इसमें ना सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी विक्ट्री है वो भारत की तरफ से हुई है। और पहले इंडियन वुमेन जो है आपकी क्या है सर? आपकी ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब है, जिसने बहुत अच्छे लेवल की क्या की है सर? विक्ट्री हासिल कर ली। टीम का नाम है बच्चे ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। इन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन आपकी फुटबॉल क्लब टीम बनी है जिन्होंने सबसे अच्छा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हासिल किया। ये जो कंपटीशन फीचर्ड है सर आपका वुमेन फुटबॉल क्लब का, ये 5 साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में किया गया, जो कि इंडियन, नेपाल, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश और आपका कौन है? भूटान के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे ACC मेंस अंडर द 19 एशिया कप 2025, ये आपका 12वां एडिशन था इस बार का, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया गया, जो कि अंडर 19 और एशियन कप 2025 आपका ये दोनों के दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एकेडमी ग्राउंड के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए, जो कि कहां पर है? दुबई में है। कहां पर? दुबई में। पाकिस्तान अंडर 19 मेंस में क्रिकेट टीम ने इसने जीत लिया है भाई इसको, ACC मेंस अंडर 19 एशियन कप 2025 को, और हराया हमारे भारत को है 191 रन से। कहते हैं फाइनल हेल्ड कहाँ होगा? ICC आपका एकेडमी ग्राउंड दुबई के अंदर होगा। 5 फुल मेंबर इसके अंदर ACC के अंदर हैं। Of the ACC, Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan and Sri Lanka are the participation along with the 3 qualifying teams, Malaysia, Nepal and UAE। इनको पूरी तरीके से तीन जो क्वालिफाइंग टीम्स थी आपकी, मलेशिया, नेपाल एंड UAE फ्रॉम द 2025 ACC मेंस अंडर द 19 प्रीमियर कप, उसके तहत इसको शामिल किया गया है। पाकिस्तान रिसीव 15,000 तक का डॉलर, $15,000 विनर्स के रूप में अचीव किया, और इंडिया ने $7,500 एज अ रनर अप के रूप में अचीव किया अंडर 19 एशियन कप में। समीर मिन्हाज पाकिस्तान के एक सबसे फेमस प्लेयर है, जिनको प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल दिया गया, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको भी जोड़ा गया था इन द फाइनल्स एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। पाकिस्तान स्कोर्ड 347 रन्स फॉर 8 विकेट्स इन 50 ओवर्स, वाइल इंडिया वर बोल्ड आउट ऑफ 156 रन एंड 26.2 ओवर्स के अंदर ये पूरी तरीके से ऑल आउट हो गई। लोगो, थीम सॉन्ग एंड मस्कट इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ KITG। व्हाट इज KITG? इसी को कहते हैं आपका क्या बच्चे? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। एक यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैं। कहते हैं इन्होंने एक लोगो, सॉन्ग एंड मस्कट इनॉग्रेल एडिशन किया गया खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, जो कि शेड्यूल किया गया बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर। ये गेम जो है बच्चे ज्वाइंट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड आपका अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स एंड फेडरेशन एंड छत्तीसगढ़, आपका कई सारी कमेटीज ने मिलकर इसको पूरी तरीके से गेम को ऑर्गेनाइज किया। बच्चे नाम देख लेना, ये सारे लोग मिलकर इस गेम को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इनॉग्रेल एडिशन जो है इसमें 7 कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव 7 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें आर्करी, एथलीट, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग शामिल थी। सेलेक्टेड एथलीट्स रिसीव 5 लाख रुपए तक का मिलेगा पर ईयर फॉर 8 ईयर्स, सपोर्ट द लॉन्ग टर्म एंड डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से हेल्प है। कहते हैं मस्कट जो है सर, ऑफिशियली मस्कट इज नेम्ड फॉर द मोर वीर, डिराइव फ्रॉम द मोर मीनिंग इज माइन एंड और आवर ओन इज द छत्तीसगढ़ी and veer is symbolizing courage and valor, representing the identity, pride and spirit of India tribal communities के लिए ये पूरी तरीके से नाम रखा गया। कहते हैं जो लोगो है, लोगो रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी, प्राइड एंड इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑफिशियल खेलो इंडिया ब्रांडिंग। ये एक तरीके की आइडेंटिटी पूरी तरीके से बनाती है और ये एक साहस देती है इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज को, जिसके दौरान ये सारा का सारा ब्रांड इनको दिया गया है। थीम सॉन्ग जो है इस बार की क्या थी बच्चे? वो थी आपकी अनडाइंग स्पिरिट ऑफ ट्राइबल एथलीट्स, एमिंग टू इंस्पायर द यूथ फॉर द रिपोर्ट एंड रिकॉग्नाइज नेशनल स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इन सभी को इनका एक भाई थीम भी रखी गई और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनके लिए एक काम किए ये रखा गया था। ग्लोबल चेस लीग जो है 2025 का बच्चे, अल्पाइन SG पाइपर 3rd एडिशन हुआ ग्लोबल चेस लीग 2025 का। और कहते हैं टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग जो हुआ इस बार किसके दौरान हुआ? त्रिवेणी
कॉन्टिनेंटल किंग्स मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। कहते हैं जो इवेंट है इसे फाइड ऑर्गेनाइज कर रही है। फाइड बच्चे बहुत बड़ी संस्था है जो कि आपका चेस ऑर्गेनाइज करती है और ज्वाइंट वेंचर किया गया था टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के साथ। इसमें प्राइस पूल कितना है, $1 मिलियन के आसपास है। मेल प्लेयर कौन कौन से टूर्नामेंट में है, एलिरिजा फोर्जू है। और नोटेबल फीमेल प्लेयर कौन सी है, हाउफू हिफान एंड आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ वुमेन बोर्ड है। फाइट बनी कब थी बच्चे, हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और बनी 1924 में थी। फाइट कौन सी बॉडी है, बोलना फाइट सबसे बड़ी बॉडी है जो कि आपका चेस गेम को ऑर्गेनाइज करती है। रिपोर्ट रैंकिंग नीति आयोग रिपोर्ट कर रही है सर, इंटरनेशनलाइजेशन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। कोशिश करना चाहती है भारत में भारत के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, भारत की एजुकेशन इतनी पावरफुल हो जाए कि एजुकेशन हब बना दे इंडिया को। इसके लिए नीति आयोग पूरी जान लगा रही है। नीति आयोग ने क्या किया है बच्चे, एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है इंटरनेशनलाइजेशन हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसके लिए प्रोस्पेक्टस पोटेंशियल पॉलिसी रिकमेंडेशन किया है इसने और इसके लिए 2047 तक के लिए आपका एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए विकसित भारत योजना को और ज्यादा और तेजी से एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए इसने एक रोड मैप तैयार किया है। इसमें स्टडी सेंटर कंसेप्ट लाया जाएगा इंटरनेशनलाइजेशन एट होम के लिए। कहते हैं इसमें पॉलिसी भी जोड़ी जाएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट इनफ्लो को और ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि बहुत सारे बच्चे विदेशों से भी इंडिया में पढ़ने आए और एजुकेशन सेक्टर को और इतना मजबूत बनाएंगे जिससे हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा लेवल पर क्या हो जाए बच्चे, बढ़ता चला जाए। इस चीज के ऊपर कमांड करने वाली है नीति आयोग। आगे बढ़े, कहते हैं ग्लोबल लेवल पर इसको इतना तेजी से इसकी एनुअल ग्रोथ रेट को बढ़ाना है जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है उनके एनरोलमेंट इंडिया के अंदर बढ़ जाए। 85,000 से 1.3 लाख तक 2030 तक बढ़ा दें और 1.23 लाख से 2.4 लाख तक आपके 2035 तक और 3 लाख से लेकर 11 लाख 2047 तक इतनी एनरिचमेंट कर दें कि इंडिया के लोगों को आइलेट्स का वीजा लगा के दूसरे देश ना जाना पड़े। वो सारे के सारे लोग भारत तो चलो अपना यहीं पढ़े, पूरी के पूरे भारत के अलावा फॉरेन कंट्रीज के अमेरिका और ये जितने आपके बड़े बड़े देश हैं इनके भी स्टूडेंट इंडिया में क्या करें, एजुकेशन लें, उनके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन इंटेंसिटी अप्रोच बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक इंटेंसिटी मॉडल। और इसका जो एक्चुअल में है सर ये कितना रखा गया है, ये लगभग इतना बढ़ाने की बात रखी जा रही है, स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। इसमें 22 पॉलिसीज जो है वो रिकमेंड की जाएगी जिसमें 76 एक्शन पाथवेज होंगे और 125 परफॉर्मेंस सक्सेस इंडिकेटर्स होंगी और 30 इंडियन ग्लोबल पार्टिसिपेशन होगा। प्रैक्टिस ऑफ करंटली परसुएड, मैक्सिमम लेवल पर एक सिंपल भाषा में ज्यादा तेजी से बढ़ाने की बात कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को। सलमान खान की एक नई बुक आई है जिसका नाम है द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। देख रहे हो कितना हैंडसम दिख रहा है, मतलब उम्र के साथ ना ये ढल नहीं रहा है, ये लग रहा है जवानी होता जा रहा है, अजीब टाइप का इंसान है कि नहीं सलमान खान। चलो, कहते हैं हार्पर कॉलिंस जो है इंडिया ने इसमें एक रिलीज बायोग्राफी रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम है, सलमान खान की एक बुक है जिसका नाम है सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। इसको रिटन किया है जर्नलिस्ट है एक मोहर बासु। उन्होंने लिखा है, मोहर बासु को खुद अवार्ड विनिंग एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं जिनको एक चीफ करेस्पॉन्डेंट एंड मिड डे ऑल्सो ऑथर्ड शाहरुख खान 2024 हर्पर कॉलिंस एंड द फीचर्ड द इंडियन अचीवर क्लब 40 अंडर द 40 लिस्ट। कहते हैं इनके लिए भी किताब इस बंदे ने लिखी थी और सलमान खान के लिए भी किताब इसी बंदे ने लिखी है। इसने भी क्या किया, शाहरुख खान की भी एक किताब लिखी थी 2024 में हर्पर कॉलिंस ने, एंड उसको भी एक फीचर दिया गया था इंडियन अचीवर क्लब 40 अंडर द 40 लिस्ट का। कहते हैं एक और बुक है ग्रेट सेक्शंस हैक। ये फॉर्मर आरबीआई के एक गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने लिखी है और ये अभी करंटली सर्विंग कर रहे हैं भाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। इन्होंने भी एक बुक डाटा रिलीज किया है अपनी बुक का जिसका नाम है ग्रेट सैंक्शन हैक और पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशन। रूपा जानते हो, रूपा ये मत समझना जो हम लोग ज्यादातर अंडरवियर बनियान लेते हैं उस रूपा की बात हो रही है। रूपा दिस इज अ टाइप ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। इस रूपा का नाम बता देता हूँ आपको, है ना, इस रूपा का नाम याद रखना। कभी आपके दिमाग में आए कि सर इस रूपा का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम होता है बच्चे रेयर अंडरस्टैंडिंग फॉर पीपल एस्पिरेशनल। रेयर अंडरस्टैंडिंग फॉर पीपल एस्पिरेशन, ये इसकी कंपनी का नाम है, रेयर अंडरस्टैंडिंग पीपल एस्पिरेशन, ये इस कंपनी का नाम है, इसी का नाम पड़ा है रूपा। ठीक है जी,
तो ये जो कंपनी है ना, तो इसी के दौरान इसको पूरी तरीके से क्या किया है, डेलीगेट किया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी जो है बच्चे, ये भारत की जो सबसे बड़ी है ना, ये एक ओन इंग्लिश बुक कंपनी है जो यहीं पर काम करती है। कहते हैं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में भी है। अगर आप देखोगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है जी। ये 1936 में बनी थी और इसके जो फाउंडर हैं वो पीके गुप्ता है। इसके फाउंडर बच्चे पीके गुप्ता हैं। इसके फाउंडर कौन है? पीके गुप्ता है। और ये बॉडी 1936 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में देखने को मिलता है। नई दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर सभी मैक्सिमम नेशनल लेवल के हेडक्वार्टर आपको यहीं देखने को मिलेंगे। बुक ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है, भारत इन द मोदी एरा। मोदी एरा भी देखो आ गया, क्योंकि भाई साहब ये अपने 14-15 साल से तो अपने भारत के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, तो इसी चक्कर में इनका एक एरा शुरू हो गया है, इनका भी एक दौर आ चुका है। वाइस प्रेसिडेंट हैं आपके इंडिया के, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। उन्होंने बुक एक रिलीज किया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भारत इन मोदी एरा। ऑथर्ड है इसके प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो रह चुके हैं। कहते हैं जो बुक है इसमें कई सारी पॉलिसीज बताई गई, रिफॉर्म्स बताए गए, किसके? इंसॉल्वेंसी लॉस के, डिजिटल गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी बैंकिंग सिस्टम के, जनधन आधार मोबाइल कनेक्टिविटी के और गुड एंड सर्विस टैक्सेस के। जो जो मोदी जी ने काम किया है वो सारे के सारे पॉलिसीज रिफॉर्म इस बुक में लिखे हैं, ताकि मोदी जी के सारे काम आपके ध्यान में रहें। इंपॉर्टेंट डेज आ जाओ, देखते हैं कौन कौन से क्या दिन मनाते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे जो है, सॉलिडेरिटी डे जो है बच्चे हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का सबसे मेन मुद्दा यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए मनाई जाती है ताकि टैकलिंग कर सके चैलेंजेस, जितने बच्चे बेचारे अपनी गरीबी को झेल रहे हैं, जिनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनके लिए हर साल एक ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है, ताकि पूरी दुनिया में ये अवेयरनेस फैलाई जा सके कि पूरा भारत एक यूनिटी में रहने वाला है। भाई क्यों ऐसी चीजें पैदा करो जिससे आपस में एक दूसरे से नफरत पैदा हो जाए। कोई को किसी को हम लोग एक रिलीजन के आधार पे तोल रहे हैं, किसी को हम अमीरी गरीबी के आधार पे तोल रहे हैं, किसी को हम लोग कास्ट के आधार पे तोल रहे हैं, तो ये इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी ना हो, गरीबी और गरीबी जैसी चीजों को खत्म करना है। इसीलिए हर साल यूनाइटेड नेशन इसको कहता है कि हर 20 दिसंबर को अवेयरनेस फैलानी है, ताकि पूरी दुनिया में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस जैसी चीजों को कम किया जा सके। इस बार की थीम भी रखी गई है, सॉलिडेरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूनाइटिंग कम्युनिटीज फॉर द शेयर्ड एंड फ्यूचर। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे का जो ऑब्जर्व पहला जो टाइम है वो पहली बार 2006 20 दिसंबर को मनाया गया था। कहते हैं वर्ल्ड बास्केटबॉल डे हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है, और मनाने का सबसे बड़ा रीजन देखो, एक लिखी गई ये बात। कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड बास्केटबॉल डे की। कहते हैं एनुअली हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है 21 दिसंबर को। और कहते हैं कि पहला बास्केटबॉल गेम जो है वो 1891 में खेला गया था, बास्केटबॉल इन द रोल ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजिंग यूथ एंड एम्पावरमेंट। बास्केटबॉल जो है ये इन्वेंट हुआ था 21 दिसंबर 1891 को। जेम्स एक नैस्मिथ जो थे, ये बच्चे फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे स्कूल के अंदर। कौन सा स्कूल है? इंटरनेशनल YMCA ट्रेनिंग स्कूल है, इसके अंदर थे। और इन्होंने क्या किया था, एक बास्केट ऐसे टांग दी थी, उसके नीचे बास्केट लगी थी, लेकिन वो नीचे से छेद नहीं था। तो इन्होंने क्या कहा बच्चों को, बच्चे एक काम करो, जो इसमें ज्यादा बास्केट डालेगा ना वो इस बार जीत जाएगा। तो उन्होंने ये गेम शुरुआत की और बार बार बास्केट जैसी बॉल में डालते थे, सॉरी बास्केट कह रहा हूँ, बॉल जैसी बास्केट में डालते थे, बॉल उसी में फंस जाती थी, क्योंकि नीचे तो छेद ही नहीं था, अटक जाती थी। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, वहीं से वहां पे छेद वेद कर दिया। अब एक टीम बनाई, कहते हैं खेलो, अब जो ज्यादा बास्केट डालेगा वही इस बास्केटबॉल का क्या होगा, विनिंग टीम होगा। तो वहीं से बास्केटबॉल की शुरुआत कर दी। ये जो व्यक्ति है ना, इसी ने शुरू किया था। कहते हैं वर्ल्ड बास्केटबॉल डे हर साल बच्चे, पहली बार इसको 21 दिसंबर 2023 को सेलिब्रेट किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकॉग्नाइज किया कि बास्केटबॉल जो है कैटलिस्ट फॉर द 2030 का एक एजेंडा है। हाईलाइट करो ऐसे स्पोर्ट्स को, फैलाओ पूरी दुनिया में, खेलो, क्योंकि ये हमारी बॉडी के फिटनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है। एक हमारा डेवलपमेंट गोल भी है, हमारा SDG 3, जो कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए काम करेगा। कभी मान के चलो बाहर मौसम खराब है तो भारत इंडिया के घर, अपने घरों के अंदर ऐसा कोड बना लो कि बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े, फिजिकल एक्सरसाइज बढ़िया हो जाती है। कहते हैं बास्केटबॉल वर्ल्ड कप भी है जो हर साल 4 साल में करवाया जाता है। इसको करवाने वाली फीबा है। फीबा जैसे एक फीफा होती है ना, फुटबॉल कराती है, वैसे फीबा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन बास्केटबॉल। ठीक है जी। बास्केटबॉल एक बीन ओलंपिक स्पोर्ट्स ऑफ 1936, वुमेन बास्केटबॉल डेबिंग इन 1976 में आया वुमेन बास्केटबॉल। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो है, जिसे हम फीबा बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर का है नीस, स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे हर साल 21 दिसंबर को मनाते हैं। मेडिटेशन आपके दिमाग को बड़ा शांत रखता है, इसलिए जरूरी भी है।
और यूनाइटेड नेशन कहता है हर साल पूरी तरीके से मनाओ, क्योंकि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई मेडिटेशन क्यों जरूरी है। कहते हैं 29 नवंबर 2024 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 21 दिसंबर जो है ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाना जरूरी है। कहते हैं कि इसके रेजोल्यूशन के लिए कई सारे को स्पॉन्सर ने, करीबन कई 6 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया इसको, मेडिटेशन को। हमारा भारत तो पहले नंबर पे आता है, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है जी, एक आपका लिंचटेनस्टीन जो है, एक एंडोरा, मैक्सिको एंड नेपाल, ये सारे देश इसमें शामिल थे। रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किसने किया था? लिंचटेनस्टीन ने किया था, और को स्पॉन्सर्ड बाय बांग्लादेश, बल्गेरिया, बुरुंदी एंड डोमिनिशियन रिपब्लिक एंड आइलैंड ऑफ आइसलैंड एंड लग्जमबर्ग, मॉरिशियस, मोनाको, मंगोलिया, मोरक्को, पुर्तगाल एंड स्लोवेनिया जो है, ये सारे देश शामिल थे। वर्ल्ड मेडिटेशन डे हर साल आपका 21 दिसंबर 2024 को मनाया जाता है, ठीक है जी। कहते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो हर साल 22 दिसंबर को मनाते हैं। किसकी याद में? सर श्रीनिवासन रामानुजन की याद में मनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे कह सकते हैं कि सर अंडरस्कोरर रह चुके हैं मैथमेटिक्स के फील्ड में। और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे, मनमोहन सिंह जो थे, इन्होंने 26 दिसंबर 2011 को यूनिवर्सिटी मद्रास से 125वीं एनिवर्सरी थी इनके बर्थ की, उसके याद में इन्होंने मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन के बॉर्न के टाइम पर ही इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत की, और हर साल 22 दिसंबर 2012 से ये दिन मनाना शुरू कर दिया गया। इसमें इनके नाम से एक प्राइज भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं शस्त्र रामानुजन प्राइज, जो कि 2005 में इंस्टीट्यूट किया गया, और एनुअली इसको हर साल $10,000 प्राइज के रूप में मना दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 32, जिनकी उम्र 32 साल के आसपास होती है, और ऑनरिंग ऑफ द रामानुजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट के रूप में काम करने वाले जो होते हैं उनको। कहते हैं 2025 सशस्त्र रामानुजन प्राइज जो है ये अवार्ड किया जाता है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के दौरान इसको दिया जाना शुरू किया गया था। नेशनल फार्मर्स डे हर साल 2025 का दिसंबर 2023 में मनाया जाता है भाई, और इसमें फार्मर्स की बहुत अचीवमेंट है हमारे देश को संभालने में। कहते हैं हमारे इंडिया का 75% जो पॉपुलेशन है वो फार्मर पे बेस है। नेशनल फार्मर डे जो है किसान दिवस, ये हर साल 23 दिसंबर को मनाते हैं, और इसमें फार्मर के कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है भाई हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशल लेवल पर। कहते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है, जो कि हमारे भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कहते हैं फर्स्ट नेशनल फार्मर डे जो है वो आपका हर साल 23 दिसंबर 2001 से शुरू किया गया था, पर चौधरी चरण सिंह जो अवार्ड है इसको भी एक तरीके से किसान अवार्ड के नाम से शुरू किया गया, किसान अवार्ड के नाम से। कहते हैं सत्यवान सेहवाग जो है इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए। कृषि उत्थान अवार्ड शुरू किया गया डॉक्टर देवेंद्र यादव फॉर एग्रीकल्चर अपलिफ्टमेंट के लिए। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर अवार्ड शुरू किया गया था जिसका नाम है द फ्रूट टेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर इनोवेशन एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। सेवा रत्न अवार्ड जो है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड कलम रत्न अवार्ड हरिवीर सिंह डिस्टिंग्विश जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाना शुरू किया। गुड गवर्नेंस डे हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं बच्चे। कहते हैं इसका मेन मोटिव क्या है, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, जो कि 10वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके थे। और कहते हैं भाई अच्छा शासन हो, खुद अच्छा बढ़िया शासन कर पाए, खुद का सुशासन होना चाहिए, कुशासन ना करो, अच्छा गवर्नेंस मेंटेन करो, इसके लिए मनाते हैं। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि 25 दिसंबर को हर साल गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, जो कि लीगेसी है अटल बिहारी वाजपेयी की। पहला गुड गवर्नेंस डे जो है वो पहली बार 25 दिसंबर 2014 से शुरू किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस जो है गुड गवर्नेंस वीक के रूप में से सेलिब्रेट करती है, और नेशन वाइड एक कैंपेन शुरू करती है जिसमें कहते हैं कि प्रशासन गांव की ओर होनी चाहिए, ना कि पूरे के पूरे शहर की ओर। इसका मेन मकसद यही था कि गांव को विकास करो ज्यादा से ज्यादा। 25 दिसंबर 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को, जो कि ओकेजन ऑफ 101th एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर अटल बिहारी वाजपेयी इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। और इसमें एक इंट्रोड्यूस किया गया QR कोड। क्यू का मतलब है मार्क, देश का हक का, देशक हक, एंड टू वेरीफाई द हॉस्पिटल्स एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अलोंग विद द क्वालिटी ऑफ सेतु एंड टिकट बेस्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑन द टाइम ग्रीवेंसेस रिडर्सल। पढ़ लेना, इसमें बेसिक ही बातें लिखी गई हैं जो कि आपकी ज्यादातर किससे जुड़ी हैं सर? इस चीज से जुड़ी है। वीर बाल दिवस आपको पता है बच्चे, अभी रिसेंटली 26 दिसंबर से मनाया शुरू किया गया। गुरु गोविंद सिंह आपको बात जानते हो, हमारे देश में टोटल, हमारे सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं। जो 10वें गुरु है ना, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी, कहते हैं उन्हीं के साहिबजादे हैं, 4 साहिबजादे। उन्होंने अपने धार्मिक चीजों को बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर ली थी, तो इन्हीं के लिए हमें हर साल 26 दिसंबर
को हर साल हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं और इस बार भी ऑनर किया गया। कहते हैं कि जो साहिबजादे थे, जो 4 बेटे थे आपके श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, कहते हैं ये बहुत लाडले भी थे और कहते हैं इन्होंने अपने सम्मान और अपने धार्मिक सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। ये 10वें सिख गुरु माने जाते हैं जिन्होंने सेक्रीफाई कर दी थी अपनी लाइफ 17th सेंचुरी के टाइम पे। और 9 जनवरी 2022 से इसमें प्रकाश पूरब वाले दिन, कहते हैं कि इनका जन्म भी प्रकाश पूरब वाले दिन ही हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, इसीलिए प्रकाश पूरब वाला ही दिन चुना गया कि जिस दिन हम लोग हर साल इनका क्या मनाते हैं, दिन मनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि 26 दिसंबर को हर साल यह हम लोग वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करेंगे। फर्स्ट एवर बाल दिवस पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2022 में 26 दिसंबर को। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की भी शुरुआत 2025 से शुरू की गई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने क्या किया गया सर, 20 चिल्ड्रन को क्या किया, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार टीनेजर बैटिंग प्रोडिजी वैभव सूर्यवंशी हैज बीन द ऑनर्ड विद द प्रधानमंत्री, कह सकते हो, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इनको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है छोटे बच्चों के लिए और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट या ट्रॉफी अवार्ड कह सकते हो। विजय हजारे ट्रॉफी दी जाती है जो 14 साल के बच्चों को। इंपॉर्टेंट डेज में एक ही डेज आता है सर आपका हिंदी लिटरेचर विनोद कुमार आपका शुक्ला पास। इंपॉर्टेंट डेज नहीं है, ये ऑबिचरी की न्यूज है बच्चे, गलती से डेज लग गई है, आप थोड़ा सा देख लेना, ये ऑबिचरी है। इंडियन आपके हिंदी लिटरेचर विनोद कुमार शुक्ला पास डवे, ये गुजर चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं। बहुत अच्छे लिटरेचर थे, इनकी डेथ हो चुकी है। ज्ञानपीठ अवार्ड ही थे ये विनोद कुमार शुक्ला। कहते हैं 2025 में इन्होंने 59th ज्ञानपीठ अवार्ड को पूरी तरीके से जीता। पहले राइटर थे जो कि छत्तीसगढ़ से रिसीव करते इस हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर को। कहते हैं इनका जो जर्नी था वो 1971 पब्लिकेशन पोएट्री कलेक्शन में सबसे अच्छा था और कहते हैं इन्होंने लगभग जय हिंद नाम की एक कलेक्शन पोएट्री के ऊपर काम किया। हिज प्रोमिनेंट वर्क ऑफ इंक्लूड इन द नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी एंड खिलेगा तो देखेंगे, पोएट्री कलेक्शन इन सारी की सारी थी। लगभग जय हिंद एंड कविता से लंबी कविता एंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पेड़ों पर कमरा, ये सब इनकी क्या है सर, ये सारा का सारा इनका क्या है, मेन मोटिव माना जाता है। ये सारी की सारी क्या है सर, इनकी मेन मोटिव मानी जाती है। कोई दिक्कत, आपको आइडिया रहेगा इस चीज के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि सारा का सारा इसी से जुड़ा क्या है, ये सारा मामला माना जाता है। कोई दिक्कत, चलो बहुत बढ़िया, आपके बारे में बता दिया। कहते हैं अकादमी अवार्ड भी मिला 1991, दीवार में एक खिड़की रहती थी। और 2023 में बिकम द पहले इंडियन थे जिन्होंने पेन और नोबोक अचीवमेंट अवार्ड को भी पूरी तरीके से लिटरेचर फील्ड में शामिल किया है। तो आशा करता हूं आज आपको सारी की सारी न्यूज कवर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और करंट अफेयर को पढ़ते रहे बच्चे। मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन आते रह रहे हैं। प्लीज ज्यादा ज्यादा फिर फोकस कर रहा हूँ कि अपनी जो ब्राइट एकेडमी का जो अपना चैनल है और अपना जो आपका क्या है अपना करंट अफेयर है, इसको कंप्लीट तरीके से देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।